बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहे हैं, तो कृपया अपने मेल आईडी, अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर करें। नमस्कार सभी फेसबुक पे तमाम मेरे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, रमेश प्रभु जी के, सुनील शर्मा के, एमएनएस टीवी के तमाम सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा, और जितने पार्टिसिपेट है जूम पर दोस्तों, हमारे जो पार्टिसिपेट हैं 100 से ऊपर हो चुके हैं, तो उन सभी का मैं स्वागत करते हुए आज इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा हम पिछले 28 मार्च से हमारी परंपरा है कि तमाम जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, उन लोगों की लिए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। तो सबसे पहले जो लाखों की तादाद में हमारे भारत की बात करें तो पॉजिटिव पेशेंट हो रहे हैं, लाखों की तादाद में लगभग 2 लाख के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। तो कुछ लोग ठीक भी हुए, इसमें 90,000 के करीब आंकड़ा रिकवर भी हुआ है। तो तमाम ऐसे भारत में जितने लोग हैं और दुनिया में जितने लोग हैं कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट, प्रभु परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, खुदा, ईश्वर उन्हें ठीक जल्दी रिकवर करके घर पे पहुंचा, अपने परिवार के बीच में वो रहे। इस तरह की प्रार्थना हम प्रे करते हैं भगवान से। और दोस्तों, आज की इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करता हूं मैं, सुनील शर्मा। आज का मैं सब्जेक्ट आपको बता दूं दोस्तों कि आज का हमारा सब्जेक्ट है एमसीएस एक्ट 1960 सेक्शन 77A, 78, 78A एंड 79A, रजिस्ट्रार पावर्स ऑफ सस्पेंशन ऑफ कमिटी अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, गवर्नमेंट डायरेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर किस तरह से अपॉइंट करते हैं, क्या सिचुएशन होती है, कैसी परिस्थिति होती है और क्या पावर होते हैं, ठीक है। और हाउसिंग सोसाइटी को किस तरह से कम्युनिकेशन करना पड़ता है जो एडमिनिस्ट्रेशन के अपॉइंट होने के बाद। इस विषय पर, गंभीर विषय पर बताने के लिए, हमारा गंभीर और महत्वपूर्ण विषय दोस्तों, लीगल और कानूनी विषय, तो आप जरूर जाने। हमारे जो की नोट स्पीकर हैं एडवोकेट चंद्रकांत निगम से, चंद्रकांत निगम साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका चंद्रकांत जी। सर गुड मॉर्निंग। ठीक है। और हमारे मॉडरेटर हैं राजीव सक्सेना जी, जो फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं माय सोसाइटी क्लब के, और महासेवा के ये एडवाइजर भी हैं और चेयरमैन है। टास्क फोर्स बनाई है, तमाम जो अवेयरनेस जीआर गवर्नमेंट दे रही है उस पर, यदि आपको उस जीआर के बारे में कुछ जानना है दोस्तों, तमाम जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ जो कोविड-19 में जो जीआर रिलीज कर रही है तमाम अलग अलग विषय पर, यदि ये जीआर के बारे में या इसके बारे में जानना हो तो उस विषय पर, हमारे तमाम विषय पर टास्क फोर्स बनाई गई। उसके चेयरमैन है महासेवा के राजीव सक्सेना जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। Good morning to all participants, all speakers, all guest speakers. Good morning to all of you. जी धन्यवाद। दोनों हमारे मॉडरेटर और की नोट स्पीकर दोनों मौजूद है हमारे साथ में, पार्टिसिपेट तमाम लोग मौजूद हैं, फेसबुक पे तमाम लोग देख रहे हैं दोस्तों। मैं इस कॉन्फ्रेंस की तरफ आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि पिछले करीबन हमें 28 मार्च से अभी 2 महीने के ऊपर हो चुके हैं और लगभग हम एक बड़ा अनुभव ले चुके हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का, कि किस तरह से लोगों को अवेयर कर सकते हैं आप, बिना ऑफिस के, बिना रूबरू लोगों से मिलकर आप जागरूकता बढ़ा सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। और हमने की है, महासेवा ने की है दोस्तों। आपको बता दूं, पहला अभियान हमारा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें, पीएम केयर में ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें, इस तरह के आह्वान को लोगों ने माना। वो हाउसिंग फेडरेशन तमाम जितने हैं, पूना के हो, थाना के हो, मुंबई के हो या औरंगाबाद हाउसिंग फेडरेशन, तमाम हमारे महासेवक भी इस पे काम कर रहे हैं और लाखों रुपए की तादाद में ऐसा फंड दिया है। और कुछ दिनों के बाद, मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते बाद, पीएम केयर फंड के लिए हमारे जो है बीजेपी के लीडर भी हैं, महाराष्ट्र के प्रमुख लीडर हैं और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस जी जुड़ेंगे और तमाम जो पीएम केयर में मदद कर रहे हैं, तमाम हमारे महासेवा के जो काम कर रहे हैं ऐसे वक्त में, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए जुड़ेंगे और एक सब्जेक्ट पर भी बताएंगे किस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स है वो किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, कैसे लोग जुड़ सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस कुछ एक आध हफ्ते बाद जुड़ेंगे, इस तरह की हमारी कोशिश चल रही है उनका टाइमिंग लेने के लिए। तो आप सब इस ऐसी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े दोस्तों। आपको बता दूं, दूसरा, हम ऐसी कॉन्फ्रेंस के जरिए एक लाखों लोगों की चेन बनाई है। करीबन 15,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक ऐसी कॉन्फ्रेंस में हमारे जुड़े हैं और वो जो लोग जुड़े हुए हैं वो लाखों लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं, हाउसिंग सोसाइटी में हो या डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो या कमिश्नर हो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, या मिनिस्टर हो या आमदार या खासदार या एनजीओ के प्रतिनिधि हो, इस तरह के फिल्म एक्टर्स हो, तो तमाम ऐसे लोगों को हमने जोड़कर
एक लाखों लोगों की चेन बनाने की एक छोटी कोशिश की दोस्तों। और आखिरी इस तरह का डोमेस्टिक वर्कर्स का भी हमने डाटा दिया है। अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक जो वर्कर्स है आपके घरों में जो काम करते हैं दोस्तों, जो आपकी मेड है, बाई है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये अन डोमेस्टिक वर्कर्स में आते हैं, घरेलू कामगार में आते हैं। इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है दोस्तों। पेंशन स्कीम, इनको पेंशन जो उम्र होती है उसके हिसाब से पेंशन तो मिलनी है, और इसमें प्रीमियम भी इनको नहीं देना, प्रीमियम भी सरकार देगी। इस तरह की पहल है सरकार की। तो सरकार का लिंक है, गवर्नमेंट का ऑनलाइन लिंक है, उस पर आपको इनका डाटा देना है। और तमाम हाउसिंग सोसाइटी को हमने आह्वान किया और आज लाखों की तादाद में पूरे महाराष्ट्र भर से डाटा दिया जा चुका है और दे रहे हैं अभी भी उन घरेलू कामगारों का, ताकि सरकार के पास डाटा आने पर ये जो संकट का समय चल रहा है, बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का जो संकट काल है, उसमें सरकार उनके लिए सोच सके, किस तरह की पहल हो सके। तो डाटा ज्यादा दिया हमने दोस्तों। और हम आखिरी में बता दें, हमारी तमाम जो है फार्म टू होम, जो किसानों के प्रोड्यूस किए गए वेजिटेबल, फ्रूट्स और तमाम अनाज वगैरह डायरेक्ट हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर मिले दोस्तों। इस तरह की हमारी पहल है फार्म टू होम, जिसको खुद जो राज्य के मुखिया है उद्धव ठाकरे ने, उन्होंने इंटरेस्ट लिया और खुद हमारे सीनियर मिनिस्टर जो सुभाष देसाई है उनको पहुंचाकर इसका लॉन्चिंग किया है। वो भी आपके इस बीच में कॉन्फ्रेंस में बताएंगे हम दोस्तों। और आपको आखिरी में बता दूं मैं कि ये इस तरह के हमारा अभियान है, जागरूकता और मदद का अभियान दोस्तों। और ये ऑनलाइन और इस तरह से हम कर रहे हैं, लोग इसमें महासेवक जुड़ रहे हैं। और तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ऐसी कॉन्फ्रेंस में आप एज ए महासेवक जुड़े, वॉलेंटियर जुड़े हमारे महासेवा के। हम नंबर शेयर करेंगे, उसमें आप फोन कर सकते हैं। और इस तरह की कॉन्फ्रेंस में यदि आपको कुछ नंबर चाहिए इनविटेशन के लिए, वो भी नंबर हम अनाउंस करें आने वाले टाइम में दोस्तों। तो मैं हमारे जो प्रधान सेवक हैं और महासेवा के चेयरमैन रमेश प्रभु जी को बुलाऊंगा कि वो बताएं। इस तरह की हम कॉन्फ्रेंस करके काफी सारा अनुभव डिजिटल का हो गया है हमें, और आज हम ये पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म वही है जिसमें जैसे आप ऑफिस संचालित करते थे, लोगों से रूबरू मिलते थे, ऐसे काम करते थे, तो ये आने वाले दिनों में ये प्लेटफॉर्म भी आपको एक मजबूती से सहारा देगा, लोगों को एक दूसरे को जोड़ेगा। प्रभु सर। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबको स्वागत करता हूं। सुनील जी, आज ऑलरेडी हमारा 145 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और आज हमारा कीनोट स्पीकर है एडवोकेट चंद्रकांत निकम, जो एक नामचीन वकील है। वो इसके पहले ऑडिटर भी रह चुके हैं। नई मुंबई में उनका अच्छा प्रैक्टिस है और बहुत सारा सेमिनार वो कंडक्ट करते थे। सहकार भारती का भी वो सचिव है नई मुंबई ब्रांच का। तो मैं उनको स्वागत करता हूँ। उसके पहले मैं आज खास करके चंद्रकांत निकम जी को बताऊंगा कि व्हाट इज ऑथराइज्ड ऑफिसर, वो किस सर्कमस्टेंसेस में नियुक्ति किया जाता है, तो नियुक्ति करने के पहले उनको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, उनका कालावधि क्या रहता है, यदि क्या ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट होने के बाद क्या उनको हमें पूरी तरह से हैंडओवर करना है या हम कुछ वक्त ले सकते हैं, या रजिस्ट्रार को जाके सोसाइटी का सभासद को क्या हम लोग ऑथराइज्ड ऑफिसर का एक बोर्ड बना सकते हैं, या इसमें अपील का प्रोविजन क्या है, इसमें किस तरह से हम लोग रिवीजन में जा सकते हैं। यदि कोई चार्ज नहीं देता है ऑथराइज ऑफिसर को, क्योंकि कई बार कमिटी चार्ज नहीं देती है, तो ऑथराइज ऑफिसर किस तरह से सेक्शन 80 का कार्रवाई करता है और किस तरह से वो अपना ताबा ले सकते हैं, ये पूरी जानकारी मुझे लगता है कि आज एडवोकेट चंद्रकांत निकम से हम सुनेंगे। यदि कोई सवाल है आप चैट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि हम उनका जैसे ही सेशन खत्म हुआ तो सवाल जवाब भी हम करेंगे। जरूरी पड़ा तो मैं भी उनके साथ हूँ। और आखिर में हमें आप लोगों को एक गाइडेंस देना है कि किस तरह से एक ऑथराइज ऑफिसर का कार्रवाई होती है, रजिस्ट्रार किस तरह से उनको अपॉइंट करते हैं, ये सब जानकारी आज लेंगे। और आपको पता है कि हम सातों दिन हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी जैसा डिमांड बढ़ते गया है कि सोमवार का दिन हम 20 लाख करोड़ के जो अनुदान है या जो स्कीम है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। ट्यूसडे आज है, आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के ऊपर आपको जानकारी देते हैं। वेंसडे मतलब कल हम डॉक्यूमेंट डीड्स के ऊपर आपको जानकारी देते हैं। कल हम अच्छे विषय लेके आ रहे हैं, डीम्ड कन्वेंस। उसके बाद हम थर्सडे को रीडेवलपमेंट के ऊपर, फ्राइडे को
जीएसटी इनकम टैक्स के ऊपर, और सैटरडे जो है 2 चीज लेके आ रहे हैं अभी। एक तो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट रिवाइव कैसा हो सकता है, वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक, और 12 से 1:30 बजे तक हम टेक बेट, ऐसा 2 कार्यक्रम हम सैटरडे अभी लाने वाले हैं, क्योंकि आज आगे आने वाले दिनों में स्टॉल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। उसके बाद संडे हमारा रेरा डे है। तो इस तरह से पूरी वीक का हमारा कार्यक्रम होता है, और मैं आप सबको स्वागत करता हूं, और सुनील शर्मा जी को सौंपता हूं, आगे का कार्रवाई करिए। बिल्कुल, धन्यवाद प्रभु सर। जैसा बताया उन्होंने कि ये हम निरंतर हमारे कदम बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों की डिमांड, लोगों के जो विचार है, ये जनता का प्लेटफॉर्म है। जो प्रोफेशनल्स लोग हैं हाउसिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट में, उन तमाम लोगों का प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, आप अपने विचार बताएं, आप सजेशन दें कि आपको हमारे किस सब्जेक्ट पे आपको लेक्चर चाहिए, कॉन्फ्रेंस चाहिए, तो हम इस पर सोचेंगे और इस पे अमल करके आगे इसको कार्यान्वित करेंगे, अमल में लेके आएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं जैसे कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करूं, तो मैं एक कमर्शियली ब्रेक लेता हूं। यहाँ पर एक छोटा सा एडवर्टाइजिंग है, वो देखें आप तमाम लोग। और जी हाँ, नो ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ छत पर वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है और तोड़फोड़ नहीं की जा रही है। कौन कौन है इसका जिम्मेदार? ये है डॉक्टर फिक्सिट का न्यू कोड, एक ऐसा वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन जिसके सिर्फ 3 कोट लगाते ही लीकेज एकदम बंद। न्यू कोड फ्रॉम डॉक्टर फिक्सिट, द वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट। देखा आपने डॉक्टर फिक्सिट किस तरह से लीकेजेस बंद करता है। और मैं आगे बढ़ते हुए आज इस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा है हमारा, एमसीएस एक्ट 1960 सेक्शन 77A, 78 एंड 78A एंड 79A, रजिस्ट्रार पावर्स क्या है, सस्पेंशन ऑफ कमेटी, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर गवर्नमेंट। तो इस विषय पर मैं इनवाइट करूंगा हमारे जो मॉडरेटर हैं राजीव सक्सेना जी, वो हमारे जो गेस्ट हैं उनको इनवाइट करें और इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करें। राजीव सक्सेना जी। थैंक यू सुनील शर्मा जी, धन्यवाद आपका। और रमेश सर जी, आपका एक बहुत ही अच्छा जो हम लोगों ने एक्टिविटी शुरू करी है, आप लोगों ने एमएनएस मीडिया और महासेवक के माध्यम से। इसमें जैसे रमेश जी ने बताया और सुनील शर्मा जी ने बताया कि बहुत लोग इसमें जुड़ते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 160 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ये नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और लगता है नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में हमारा 200 से ऊपर नंबर हो जाएंगे। ये नंबर हमको ये दर्शाता है कि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए लोग वेट करते हैं कि 11 कब बजे और हम कब इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो। तो मैं आपका समय ज्यादा ना लेते हुए हमारे आज के बहुत ही अनुभवी और बहुत ही मशहूर जो वकील हैं, हमारे मिस्टर चंद्रकांत पाटिल, एडवोकेट चंद्रकांत पाटिल, जो अच्छा सॉरी चंद्रकांत निगम, माय मिस्टेक, अपॉलॉजी, मिस्टर चंद्रकांत निगम, तो उनको मैं बुलाता हूं अपना आगे के कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए, जो आज हमको एमसीएस एक्ट 1960 के बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। 77A, 78, 78A, 99, 79A, उसके बारे में हमको बताएंगे। तो ओवर टू मिस्टर चंद्रकांत निगम सर, प्लीज take over now and enlighten us with your knowledge, your information, how this can help us in the larger interest. Thank you. Hi, very good morning to all members. Especially thanks to Mr. Ramesh Prabhu and other all my dignity peoples. आज का हमने जो सब्जेक्ट लिया है उसके पहला मैं मेरे एक कल खास और हाउसिंग में ही थोड़ा एक्सपर्ट थे और बहुत कोऑपरेटिव करते थे, अमर अग्रवाल जी, उनका कल देहांत हुआ। उनका एज नियर बाय 35 एज के थे और उनका देहांत हुआ, तो मैं उनको श्रद्धांजलि देके आज का प्रोग्राम मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोगों का जो सब्जेक्ट हमने चुना है ये स्पेशल सब्जेक्ट है, जिसमें आज स्पेशली हाउसिंग सोसाइटीज में मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज अडॉप्टेड है। इसके बारे में क्या प्रोसीडिंग होती है, इनका जैसे कालावधि मतलब पीरियड क्या होता है, या उनके प्रोसीडिंग में ज़्यादा करके किसमें तकलीफ होती है, तो इसके बारे में हम
शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेक्शन 77A से 79A तक इसमें सब प्रोविजंस दिया है कि रजिस्ट्रार, मतलब जो भी डीडीआर है या जॉइंट रजिस्टर है, उनके पास जो पावर्स डेलीगेट किया है उनके अनुसार वो कैसे अपना अधिकार के स्वरूप से, कोई कमेटीज एक्टिव नहीं हो रही है या कोई काम प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है या कोई वायलेशंस उसमें ऐसे आ रहा है कि इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, ऐसे संस्था में जो प्रशासक या जो हम 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उसको प्राधिकृत करके नाम डेलीगेट किया है, या अपन जो आर्टिकल है उसमें भी देखेंगे तो आर्टिकल 243 में उसको वर्डिंग चेंज किया है। तो ये प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकृत मैनेजिंग कमेटी, इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो जो आज का हम ज्यादा टॉपिक ले रहे हैं ये हाउसिंग रिलेटेड ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हाउसिंग पे इसका कैसा इम्पैक्ट हो रहा है उसके ऊपर हम आज ज्यादा करके फोकस करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल में ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि जो मैं कई संस्थे में एज अ प्राधिकृत अधिकारी रह चुका हूँ, इसलिए ग्राउंड लेवल पे क्या तकलीफ आती है, जॉइंट रजिस्ट्रार या डीडीआर ऑफिस में क्या तकलीफ आती है, या लॉ के या कोर्ट में क्या तकलीफ आती है, ये सब के बारे में हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं पीपीटी थ्रू ज्यादा करके कोशिश करता हूँ आपको पॉइंट एक्सप्लेन करने का, और आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप चैट बॉक्स में रखिए। आज जितना हो सकता है हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं होएंगे वो जरूर आपको आपके ईमेल आईडी पे रमेश प्रभु सर के तरफ से उसका रिप्लाईज आपके पास पहुंच जाएगा, और मैं मेरा नाम भी शेयर करूंगा, और बाकी सब डिग्निटीज है उनका भी नंबर रहेगा, तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो तो हम पीपीटी तो सब्जेक्ट पहला होता है कि सेक्शन 77 ये शेयर स्क्रीन हुआ नहीं है, आप नीचे जाके शेयर स्क्रीन कर दीजिए। ग्रीन कलर, यस दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। अभी फ्रॉम बिगिनिंग कर दीजिए। ओके, बिगिनिंग मेरा फ्रंट पेज है। हाँ फ्रंट पेज है। तो फ्रॉम करंट स्लाइड कर दीजिए। ऊपर ऊपर जाके करंट स्लाइड, यस, हाँ 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 प्लीज क्लिक करिए सर, क्लिक नहीं किया आपने। हाँ यस परफेक्ट, यस थैंक यू सर। तो एमसीएस एक्ट में 1960 में हमारे जो प्राधिकृत अधिकारी जो अपॉइंटमेंट होते हैं ये जनरली सेक्शन 77A, 78, 78A एंड 79A इसमें इसके बारे में मेंशनिंग है, और रूल्स 1961 में जाएंगे तो 63 एंड 64 इसमें इसका बारे में सब आपको जानकारी मिलती जाएगी। तो अभी ये सेक्शन 77 ये क्या है, ये जो रजिस्ट्रार को पावर टू अपॉइंट अ मेंबर ऑफ कमिटी, न्यू कमिटी, एथोराइज ऑफिसर्स वेयर देयर इज अ फेल्योर टू इलेक्ट मेंबर्स। अभी ये सेक्शन स्पेसिफाइड किया है 77A में कि जिधर सोसाइटी की मैनेजिंग कमिटी फेल्योर हो रही है उसके जगह पे उनकी कमिटीज को हटा के उसके जगह दो ऑप्शंस रखा हुआ है। एक है विद इन द बिल्डिंग, मतलब जो भी सोसाइटी के मेंबर्स है उसके अंदर से ही मैक्सिमम 3 लोगों को सोसाइटी के तरफ से रिकमेंडेशन आने के बाद उनको एज अ प्राधिकृत कमेटी करके बना के देने का अधिकार है। दूसरा ऑप्शन है कि उसमें कोई नहीं है, ऐसे रजिस्ट्रार को मिलते हैं कि उसमें थोड़ा मेजॉरिटी नहीं हो पा रहा है किसी नाम पे, तो अपना जो रजिस्टर के पास पैनल होता है प्राधिकृत अधिकारी लोगों का, वो पैनल से एक पर्सन को अपॉइंटमेंट करने की प्रोविजंस है। इसके बारे में अपना जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसमें 243ZH इसमें अथोराइज पर्सन का चेंज, एडमिनिस्ट्रेशन पहला हम नाम यूज करते थे, उधर अभी अथोराइज करके यूटिलाइज हो गया, और 243ZL में सुपरसेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड मैक्सिमम 6 मंथ का ये प्रोविजन किया है। मतलब ये जो सब कुछ चेंजेस हुआ है ये हमारे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से किया गया है। तो ये रजिस्ट्रार कभी रजिस्ट्रार या डीडीआर ऑफिसर कभी लेते एक्शन जब भी प्रोविजनल कमेटी हैज
fail to make a holding election before expiry section 73. मतलब जो सेक्शन 73 में प्रोविजन किया है कि नया हाउसिंग या कोई भी संस्था में कमेटी इलेक्शन होके आना जरूरी है, तो ऐसे इलेक्शन के पर्टिकुलर पीरियड में वो इलेक्शन सोसाइटी नहीं ले पाती है, फेल हो जाती है या उनका कालावधि खत्म हो जाता है, तो ऐसे जगह पे रजिस्ट्रार के पास कोई कंप्लेंट आती है या सू मोटो, दोनों तरफ से उधर रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी या ऑथोराइज ऑफिसर में अपॉइंटमेंट करने की चांसेस होते हैं। दूसरा है इलेक्शन लिया ही नहीं, मतलब आप देखेंगे तो 2014 से 2014 के बाद जो भी इलेक्शन प्रोसेस है उसको मैंडेटरी किया गया कि उनकी इलेक्शन प्रोसेस इलेक्शन अथॉरिटी थ्रू होना जरूरी है। तो ऐसे कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं हो पाया है और ऐसे कमिटीज कार्य कर रही है, तो ऐसे जगह पे उनको बर्खास्त करके ऑथोराइज ऑफिसर्स आने के चांसेस होते हैं। तीसरा होता है कि कई बार इलेक्शंस होता है, तो इलेक्शन होने के बावजूद जो नया कमेटी आ रही है वो नया कमेटी अपना पदभार नहीं संभाल लेती है, कुछ अंदर इंटरनल डिस्प्यूट होते हैं या और कोई कारण से होते हैं और वो कमेटीज हैंडओवर लेने के लिए नहीं आती है, तो ऐसे जगह पे रजिस्ट्रार अपने अधिकार 77A के अनुरूप उधर प्राधिकृत अधिकारी करके अपॉइंटमेंट करने की पावर्स होती है। कई जगह ऐसे मिलते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज में 2 ग्रुप्स होते हैं, 3 ग्रुप्स होते हैं, और ऐसे ग्रुप में किसको अपॉइंटमेंट करने का और वायलेशन हुआ है इसके बारे में कंप्लेंट्स होने के बाद प्रॉपर हियरिंग हो जाती है, और वो हियरिंग होने के बाद रजिस्ट्रार अपना जो कुछ ऑर्डर है वो अपने नजदीक के जो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन होते हैं उनको बता के उनके जगह प्राधिकृत अधिकारी क्यों नहीं अपॉइंटमेंट किया जाए इसके लिए लेटर दिया जाता है। तो ये 77A के बारे में ज्यादा करके ये चीजें होती है। अभी तीसरी इसमें एक्टिविटीज होती है कि ये मैनेजिंग कमेटी जो भी आएगी, एक तो ऑथोराइज ऑफिसर करके 3rd पर्सन आ सकता है या विद इन द बिल्डिंग के जो कई ऑथोराइज मेंबर्स है प्रॉपर वो आ सकते हैं, लेकिन इनका मैक्सिमम 3 लोगों का ही मेंबर्स हो सकते हैं, 3 से ज्यादा के प्रोविजंस नहीं है। और इसके बारे में और एक प्रोविजन है कि ऑफिसर जो अपॉइंटमेंट होता है वो पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है उधर के रजिस्ट्रार या डीडीआर का, मतलब जो भी वो कार्य करते हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ उनके जो नियर बाय डीडीआर या ऑथराइज ऑफिसर होते रजिस्ट्रार होते उनके ऑन बिहाफ ऑफ ये सब कार्य किया जाता है। तो एंड ऑफ द टाइम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाती है। अभी इनका जो प्रभु सर ने बोला था पीरियड क्या होता है, ये जो ऑथोराइज कमिटीज होती है या ये जो ऑथोराइज मैनेज ऑफिसर्स होते हैं इनका पीरियड क्या होता है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसका प्रोविजन किया है कि मैक्सिमम 6 महीना तक उनकी टाइम लिमिटेशन होता है, 6 महीने के बाद उनका टाइम लिमिट खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बारे में फिर आप लोग कई सारे क्वेश्चंस अभी करंट सिनेरियो में दिखेंगे कि उधर 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया या ज्यादा उसके टाइम हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑथोराइज ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया जाता है उसका 2 ही मकसद रहता है कि एक उनका करंट जो कामकाज का गैप क्रिएट हुआ है वो फुलफिल करे, मतलब उनका डे टू डे ट्रांजैक्शन प्रॉपर हैंडल करे, और दूसरा इसमें एक और प्रोविजन होती है कि एक जो इलेक्शंस करवा के प्रॉपर थ्रू चैनल से उसको कमिटीज अपॉइंटमेंट करना है, मतलब 2 ही मेजर उनके पास हाथ में रहता है ऑथोराइज ऑफिसर के, एक उनका डे टू डे ट्रांजैक्शन करे और जल्दी से जल्दी इलेक्शन प्रोसेस करे। तो आज के सिनेरियो में आप देखेंगे तो आज का सिनेरियो में इलेक्शन की गाइडलाइंस डिफाइन नहीं हुआ है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, इसलिए सब इलेक्शन संस्था का होल्ड पे है। इसलिए जो भी संस्था में ऑथोराइज ऑफिसर करके अपॉइंटमेंट किया गया है वो 1-1 साल से या उनका 6 महीने का कालावधि होने के बावजूद वो है, क्योंकि इलेक्शन गवर्नमेंट के तरफ से ही लेना अभी पॉसिबल नहीं है, इसके लिए उनका कार्यकाल चालू है। तो ये एक आपके मन में रहेगी क्वेरी कि उनका ऑफिशियल कालावधि 6 महीने का ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता, लेकिन करंट सिनेरियो में वो थोड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी गाइडलाइंस डिफाइन नहीं है। अच्छा, इसमें एक और होता है ऑप्शन कि रजिस्ट्रार जो अभी एग्जाम्पल मेरे को एज ऑथोराइज ऑफिसर करके चुना गया है तो वो उसको चेंज करने का राइट्स पूरा का पूरा रजिस्ट्रार का रहता है, मतलब मेरा 6 महीने का कालावधि है,
लेकिन 6 महीने का उन्होंने होल्ड करना चाहिए पोस्ट, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रार को लगता है कि ही इज नॉट कैपेबल और इनके कोई उनका रिजिग्नेशन आया है या एनी ऐसे जगह पे रजिस्ट्रार उनको हटा के दूसरा अथॉराइज ऑफिसर को या बिल्डिंग के कमेटी को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ये सब लेते हैं, ये सब एक्शंस रजिस्ट्रार अपना सुमोटो या एप्लीकेशन, ये दोनों बेसिस पे ऑर्डर पास करता है। अभी इसमें और एक मैं बताना चाहता हूं कि कमेटी क्यों नहीं अपॉइंटमेंट किए जाते 3 लोगों का। तो कमेटी अपॉइंटमेंट करने में ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि 51% या 60% लोगों का सिग्नेचर आना चाहिए, वो 3 या जो भी अथॉराइज ऑफिसर्स का नाम चुना गया है जो भी विद इन द बिल्डिंग मेंबर्स है। इधर एक सहमत नहीं होता है, क्योंकि XYZ को अपॉइंटमेंट किया तो दूसरे लोग ABC को अपॉइंटमेंट लोगों को करो, ऐसा ये हो जाता है और वो क्लैश होता है। ये क्लैश होना नहीं चाहिए, इसलिए एक सेफ्टी मेजरमेंट के लिए रजिस्ट्रार ऐसा एक रिटर्न में एप्लीकेशन विद इन द बिल्डिंग लेते हैं कि आप अपने बिल्डिंग से ज्यादा करके मेजोरिटी, हम लोग अभी ये सब डिसीजन सोसाइटी में मेजोरिटी से लेते हैं, तो मेजोरिटी सेटिस्फेक्शन होने के लिए हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि मोर देन 51% का सिग्नेचर आ जाए। तो जो भी आपने सुझाव दिया है विद इन द बिल्डिंग के मेंबर्स के नाम, उनके ऊपर मोहर लग सकती है। तो मेरे ख्याल से ये 77A में ये प्रोविजंस मेंशन है। अभी सेकंड है सेक्शन 78, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया है कि पावर्स ऑफ सस्पेंशन ऑफ कमिटीज, मतलब जो रजिस्ट्रार के पास पावर्स है कि कोई भी कमेटी ऑफिशियल चल रही है, ऑफिशियल इलेक्शन थ्रू प्रोसेस आई है और जो कायदे का प्रोविजन है उसके पूरा अनुरूप चल रही है, लेकिन ऐसे कई सोसाइटीज में जो कमेटी कार्य कर रही है वो रजिस्ट्रार के ओपिनियन से, उनके जो ओपिनियन है उनके रजिस्ट्रार के MC में डिफॉल्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटी और नेग्लिजेंस, मतलब रजिस्टर को ऐसा रिटर्न में या उनके सुमोटो ध्यान में आ रहे हैं कि वो जो कमिटीज है वो बार बार एक्टिविटीज डिफॉल्ट कर रही है जो कायदे का प्रोसीडिंग होना चाहिए या उसके ऊपर नजरअंदाज करती जा रही है। ऐसा कोई जगह होती है तो रजिस्ट्रार वो जगह पे सेक्शन 78 यूज करके वो कमेटी बर्खास्त कर सकती है। वो पावर्स पूरा डेलीगेटेड रजिस्ट्रार के पास है। सेकंड है, कई बार कमिटीज ऑक्शन बाय रजिस्ट्रार डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कई बार कमेटी होती है वो रिजाइन करती है, मैक्सिमम लोग उसमें कमेटी के रिजाइन करते हैं। तो ऐसे रिजाइनेशंस आए हैं या कई बार डिस्क्वालीफाई हो जाती है कई रीजन से, तो हियरिंग के स्वरूप में वो मालूम एंड में पड़ते हैं कि वो डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं मेंबर्स। तो ऐसी कई परिस्थिति होती है, तो ऐसे टाइम पे सेक्शन 78 के स्वरूप में वो रजिस्ट्रार अपनी वो कमेटी को डिसॉल्व कर लेते। लेकिन रजिस्ट्रार ये सब करने के पहला उनको नेचुरल लॉ के हिसाब से, प्रोविजन के हिसाब से 15 डेज को शोकेस नोटिस देना जरूरी है, मैंडेटरी है। जब तक वो नेचुरल लॉ फॉलो नहीं होता है या उसको प्रॉपर नोटिस सर्व नहीं होता है और उनका जो कमेटी के साइड से लिखित स्वरूप में या जो भी स्वरूप में उनसे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, तब तक वो हटा नहीं सकती है। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो रजिस्ट्रार अपने अधिकार से वो कमेटी को डिसॉल्व कर सकती है। ये पूरा 78 में उनको प्रोविजन दिया गया है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, रजिस्ट्रार में भी ऑर्डर कीप कमेटी अंडर सस्पेंशन ऑफ टेम्पररी फॉर 6 मंथ, मतलब कई बार ऐसा नहीं कि कमेटी पूरा बर्खास्त किया जाता है, ऐसे कई ऑर्डर्स आती है, ऐसा कई सस्पिशंस आती है, तो वो प्रॉपर उनको इंस्ट्रक्शन देके 6 महीने के लिए उसके ऊपर सस्पेंशन करके उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और जो नेग्लिजेंस हो रहा है या कई चीजों के ऊपर उनका वायलेशन हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे जगह पे वो कमेटी बर्खास्त करने का अधिकार करता है। मतलब ऐसे रजिस्ट्रार डायरेक्टली भी कई बार नहीं करते, कई बार सस्पिशंस होते हैं, कई बार रिटर्न में उनको वार्निंग देते हैं, उसके बावजूद वो कर रहे हैं तो देयर इज अ लास्ट ऑप्शन टू सस्पेंड। सेकंड और क्या हो सकता है, अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको सस्पेंशन करके टेम्परेरी रखवाना है। रजिस्ट्रार को लगता है कि इधर सच में अभी काम करना मुश्किल है, ऐसे लोग जो समिति है उनसे काम करना मुश्किल है, तो ऐसे जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंटमेंट करने के प्रोविजन उनके हाथ में है। अभी
take a such action as may be required in interest of the society and arrange a conduct a sale. मतलब इसमें क्या मेन इंटेंशन होता है रजिस्टर का, ऐसे लोगों पे एक्शन हो जाए ताकि गलत मेंबर्स के पास इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट के रूल्स के वायलेशंस और जो इलेक्शन की गाइडलाइंस है उसका अनुरूप काम नहीं हो रही है तो वो बर्खास्त हो जाए, ये एक मेन इंटरेस्ट रहता है। कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी फिक्स्ड बाय द रजिस्ट्रार व्हिच इज इंक्लूडेड रेम्युनरेशन पेएबल। अभी इसमें एक और कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनका टाइम फ्रेम क्या होता है, उनका रेम्युनरेशन क्या होता है और उनको बाकी का कुछ एक्सपेंसेस कैसे रिकवर करने के प्रोविजन होते हैं। तो आप 78 में दिखेंगे 78 में, 78 में, 4 में, ये सेक्शन में दिखेंगे कि ये जो उनका फीस है, रेम्युनरेशन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का, उसका फीस रेम्युनरेशन फिक्स करने का पूरा अधिकार रजिस्ट्रार के पास पावर्स होती है। उनका अनुरूप वो फीस अपना फिक्स ले सकते हैं और समझो वो फीस कमेटी ने मतलब सोसाइटी ने नहीं पे किया तो उधर रजिस्ट्रार अपना अधिकार यूज करके उसको पूरा जो भी उसका फाइनेंस जिसके पास कंट्रोल है उनको रिटर्न में ऑर्डर देके वो पैसे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है उनका रेम्युनरेशन देने का अधिकार 78 में पूरा का पूरा लिखा है। अभी ये 78 में मैक्सिमम सस्पेंशन हो गया। अभी सेक्शन 78 में पावर ऑफ सस्पेंशन ऑफ कमिटीज, इसमें रजिस्ट्रार का ओपिनियन होता है कि कमिटी और एनी मेंबर्स कमिटेड एनी एक्ट व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब ऐसे कई लग रहा है कि जो कमेटी ने या उसमें ऑफिस बेरर ने कई ऐसे डिसीजन लिया है जो सोसाइटी के बाधक हो सकते हैं, उसमें सोसाइटी का लॉसेस हो सकता है, गवर्नमेंट का लॉसेस हो सकता है, ऐसा रजिस्ट्रार का ओपिनियन क्रिएट होता है। ऐसे जगह पे सोसाइटीज की कमेटी बर्खास्त हो सकती है। दूसरा है जो अपना इलेक्शन की कमिटीज है, इलेक्शन का डिपार्टमेंट है, उधर से उनके इलेक्शन के गाइडलाइन के स्वरूप में इलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे जगह पे उधर कमेटी बर्खास्त होने के पूरे चांसेस होते हैं और वो पूरा पावर 78 में उधर के रजिस्ट्रार या डीडीआर को डेलीगेट किया है। और क्या हो सकता है, कई बार आप उनके फाइनेंस में देखेंगे तो बहुत इरेगुलरिटीज होती है, कई जगह फ्रॉड्स होते हैं और वो फ्रॉड्स फाइंडिंग होते हैं या कई बार उसके कोर्ट केसेस चालू रहते हैं। ऐसे सीरियस फ्रॉड्स में या इरेगुलरिटीज में रजिस्ट्रार वो कमिटी बर्खास्त करने का पूरा उनके पास 78 में पावर्स होती है। और एक इसमें प्रोविजन है कि कई बार आप देखेंगे तो कोरम जो होता है मैनेजिंग कमेटी का वो कोरम कम हो जाता है। मतलब जो बायलॉज में प्रोविजन है जिधर 11 का है उधर कम से कम 6 लोग कोरम का उपलब्ध होना चाहिए, जिधर 13 की मैनेजिंग कमेटी है उधर 7 लोगों की मिनिमम कोरम उपलब्ध होना चाहिए। ये कोरम का कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है और ऐसे बिना कोरम की सोसाइटी चल रही है, ऐसे नजरिया मिलती है तो सेक्शन 78 में रजिस्ट्रार कैन डिस्क्वालिफाई दैट कमिटी एंड अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, प्राधिकृत अधिकारी। लेकिन ये सब करते समय कभी भी रजिस्ट्रार डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं होते हैं, उनको रिजनेबल टाइम देते हैं, अपॉर्चुनिटी देती है कि उनको अपने जो भी कुछ कार्रवाई हुई है या जो भी कुछ हुआ है उसको एक्सप्लेन करे रजिस्ट्रार को कि उन्होंने कायदे का उल्लंघन किया नहीं है या फ्रॉड जो भी कुछ दिख रहा है वो किया नहीं है। इसके बारे में प्रॉपर उनके रजिस्ट्रार को जाके वो बता पाए तो रजिस्ट्रार मे बी लिसन एंड कैंसल द ऑर्डर। और उनको नहीं लगता है कि इसमें सच में कोई ऐसा चांसेस है कि ज्यादा इरेगुलरिटीज हो रही है और आगे भी होने के चांसेस है तो उधर 78 में उनको रजिस्ट्रार डिस्क्वालीफाई करके उनकी जगह दूसरी कमिटीज 3 लोगों की या प्राधिकृत अधिकारी अपॉइंटमेंट कर सकती है। और ऐसे टाइम पे रजिस्ट्रार ऑर्डर स्टेटिंग रीजन देयरफॉर सुपर कमिटी, मतलब ऐसी जगह पे रजिस्ट्रार उनको कमेटी बर्खास्त कर सकते हैं और ऐसी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का 6 महीने के लिए अपॉइंटमेंट कर जाते हैं। रजिस्ट्रार हैज अ पावर टू चेंज द एडमिनिस्ट्रेशन। 78A में रजिस्ट्रार के पास पावर है जो भी कमेटी अपॉइंटमेंट किया है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया है
उनका बिफोर एक्सपायरी ऑफ उनका 6 महीने का कालावधि या इन बिटवीन कभी भी उनको चेंज करवाने का पूरा 78 में रजिस्ट्रार के पास पावर है. Member who has a removed shall not be eligible to be re-elected, re-co-opted or re-nominated as a member of any committee, any society on term of society from date of removal. ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में दीजिए कि ऐसे कई सारे सोसाइटीज में जो भी कमिटीज में चेयरमैन सेक्रेटरी या ऑफिस बेरर्स होते हैं या कमेटी होती है, उन्होंने कई सारे लॉ का वायलेशन हुआ है, फ्रॉड्स हुआ है और वो फिक्स हुआ रजिस्ट्रार के इसमें हेयरिंग में वो फाइनलाइज हुआ कि दैट हैपन, उन्होंने लॉ का वायलेशन किया है. तो ऐसे जो कमिटीज को टर्मिनेट करते हैं वो लोगों को अगला कमिटी जो करंट कमिटी का कालावधि है वो छोड़ के अगला कमिटी तक उनको इलेक्शन के लिए ऑप्शन नहीं है, मतलब री इलेक्शन का कोई चांस नहीं है. उनको कभी इन बिटवीन रिकोऑप्ट भी नहीं कर सकते हैं, ना उसको रीनॉमिनेट भी कर सकते हैं. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ऐसे लोग कम से कम 2 कमिटीज मतलब करंट कमिटीज और अगला जो कमिटी का कालावधि है वो कमिटी में आने के उस दर से अपना अधिकार हो सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 78A में कि ऐसे लोगों के ऊपर रजिस्ट्रार एक्शन ले सकते हैं. अभी 78 के बाद 79A में एक प्रोविजन गवर्नमेंट ने दिया है कि गवर्नमेंट अपना एक सुमोटो मतलब गवर्नमेंट के पास पब्लिक इंटरेस्ट करके देखने का एक नजरिया होता है. मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई रिपोर्ट्स आते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में होना जरूरी है, ऐसे जगह पे वो सोसाइटी का मैनेजमेंट बिजनेस होना बहुत मुश्किल चल रहा है या लॉ का उल्लंघन होते जा रहा है और उसका रॉन्ग इम्पैक्ट बाकी जगह पे होने के चांसेस है. मेंबर के पावर्स के ऊपर या मेंबर के इकोनॉमिक मतलब जो आर्थिक है उसके ऊपर उल्लंघन होने का चांसेस है. ऐसे जगह पे गवर्नमेंट अपने ऑर्डर से सेक्शन 79A के स्वरूप में उधर कमेटी बर्खास्त कर सकती है. ये पूरा का पूरा पब्लिक इंटरेस्ट के ध्यान में देके रजिस्ट्रार कैन डू इट दिस एक्टिविटी. इसमें और एक है, समझो कई बार ऐसा नहीं कि एक बार किसी को बर्खास्त किया है तो वापस हो सकता है. गवर्नमेंट में कैंसिल और मॉडिफाई एनी डायरेक्शन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 ऑन मॉडिफाई द कैंसिलिंग ऑफ सच. मतलब ऐसे कोई इनिशिएटिव से स्टेज पे उनको डिस्क्वालीफाई किया है लेकिन उसमें बदलाव करने का या उसमें कैंसिल करने का पूरा अधिकार रजिस्ट्रार के पास उनका प्रोविजंस है सेक्शन 79A में. वेयर द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, इसमें पहला रजिस्टर जो भी आ रही है उसके रिपोर्ट्स उसमें सेटिस्फाइड होना जरूरी है. नहीं होता है तो ऐसे लोगों में डिस्क्वालिफिकेशन का 6 साल के लिए बंदी रजिस्ट्रार वो मेंबर्स के ऊपर कर सकते हैं. इफ द पर्सन इज एम्प्लॉय, समझो जो पर्सन ने कायदे का उल्लंघन किया है या फाइनेंस का कोई मेजर हेरफेर किया है, ऐसे जगह पे रजिस्ट्रार ऐसे एम्प्लॉयज को ऑर्डर देती है कि वो सोसाइटी से उसका सस्पेंड हो. ये पूरा अधिकार सेक्शन 79A में पावर रजिस्ट्रार को दिया गया है. तो ये मेरा छोटा सा है बेसिकली पीपीटी, लेकिन मैं इसके ऊपर ये नहीं करना चाहता हूँ. ये तो हो गया रिटर्न में, लेकिन आप दूसरा एंगल्स देखेंगे तो ये दिक्कत आना ही नहीं चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्रोविजंस है ये सोसाइटी के प्रोविजंस में ज्यादा करके जो सहकार आयुक्त का अपना साइट है उसमें आप देखेंगे तो सहकार के 7 प्रिंसिपल्स है. ये 7 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब सोसाइटीज ने फॉलो किया तो ये सारे नौबत आने की जरूरत नहीं होगी. इसमें मराठी में है, मैं पढ़ता हूँ, खाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई लोगों के लिए. सहकारी 7 तत्व मध्ये इसमें जो वर्ल्ड के कोऑपरेटिव है जिसमें 1995 में डिफाइन हुआ था, ये सब मेंबर्स के ऐच्छिक व खुले सभासद होती है. सभासदांचे लोकशाही नियंत्रण होता है. सभासदांचा आर्थिक सहभाग होता है. सभासदांका स्वायत्ता होती है, स्वतंत्रता होती है. उनको शिक्षण प्रशिक्षण देना मैंडेटरी किया है. सहकार संस्थांमधील सहकार्य होना जरूरी है. और सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक बांधिलकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रजिस्ट्रार के पास देखेंगे तो मैक्सिमम सोसाइटी के अंदर कमिटीज की मतलब सामाजिक बांधिलकी जो होती है वो नहीं जाते, खाली क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं
वो कमिटीज को काम करने के नहीं देते। तो मेरा एक इसमें ये भी बहुत लोगों ने पढ़ना जरूरी है। और जब भी हम कई प्राधिकृत अधिकारी आते हैं ऑफिसर्स, उनके पास खाली डे टू डे ट्रांजैक्शन कार्य करने का अधिकार होता है। वो कोई भी बड़े डिसीजन अपने कालावधि में ले नहीं सकते हैं। कोई भी मेजर एक्टिविटीज करना है तो उसको एजीएम की परमिशन मैंडेटरीज है। और ऐसे काम ज्यादा करके करना ही नहीं है। जैसे रिडेवलपमेंट की एक्टिविटीज होती है या बड़ा कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है, उसमें कमेटी इलेक्शन होने के बाद ही करने का अधिकार होता है। तो अधिकृत अधिकारी को अधिकार नहीं होता है। ये हो गए एक। और सबसे इम्पोर्टेंट एक मैं नजदीक से देखा है कई सारे संस्था में जाते समय, एक प्राधिकृत अधिकारी होता है, वो डेली तो वो सोसाइटी में विजिट नहीं कर सकता है। तो जो संस्था होती है, हाउसिंग सोसाइटी होती है, उधर का डे टू डे मेंटेन करने के लिए उधर प्रॉपर स्टाफ होना जरूरी है। कई छोटे संस्था में स्टाफ नहीं होता है, तो ऐसे संस्था में चलाना बहुत मुश्किल होती है। वो प्राधिकृत अधिकारी को भी तकलीफ होती है, क्योंकि डे टू डे ट्रांजैक्शन करना कमेटी को और वो ऑफिसर को जरूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन वो टाइम पे भी नहीं हो सकता, इसलिए उसमें दिक्कतें आती है। तो मेरा ये 77A से 79A से ये जो अधिकार है, पावर्स है रजिस्ट्रार के, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पावर्स है। ये कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन हम इसका मिसयूटिलाइज नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोगों ने सबने ध्यान देना जरूरी है। सर मेरा ख्याल से और टाइम है मेरे लिए? बिल्कुल अभी प्लीज गो अहेड सर। अभी आप ये बताइए, यदि कोई ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट करता है रजिस्ट्रार, फिर उनको उस ऑथराइज ऑफिसर को चार्ज नहीं देना है, करेक्ट, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है। आप कई संस्था में देखेंगे कि कमिटीज जो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और ऐसे डिस्क्वालीफाइड कमिटीज को उनका ईगोज हार्ट होती है। तो ऐसे कमिटीज वापस जो रजिस्ट्रार ने अपॉइंटमेंट किया रहता है, प्राधिकृत कमेटी हो या ऑफिसर हो प्राधिकृत, इनको हैंडओवर नहीं करते हैं। तो सेक्शन 80 अपना सोसाइटी एक्ट 1960 में 80 सेक्शन प्रोविजन किया है। उसमें जो ऑफिसर्स जो गया है ताबा लेने के लिए, उनको प्रॉपर वो कमेटी को नोटिस दे दे। एक नोटिस, दो नोटिस में वो नहीं होता है, वो अपने नियर बाय रजिस्ट्रार जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया है उधर उसका इंटीमेशन करे रिटर्न में, और उधर से रजिस्ट्रार फिर एक लेटर निकालते हैं, और वो रजिस्ट्रार का लेटर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास चली जाती है, और उधर से फिर उधर एक सीनियर पीआई के डेजिग्नेटेड पर्सन उधर के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्शन जाता है, और वो पुलिस के ऑफिसर के सामने से वो कमिटीज का ताबा लिया जाता है। ये सेक्शन 80 में प्रोविजन किया है, जिधर कोई पुरानी कमिटीज हैंड ओवर नहीं करती है ऐसी जगह। थैंक यू। क्या हम ये ऑर्डर अपील कर सकते हैं? कोई भी सेक्शन 77A की या 78 की जो भी ऑर्डर्स पास होती है, इसके ऊपर आपको मंत्रालय में अपील करने की पूरी प्रोविजंस है। मंत्रालय में उसके ऊपर वेरीफाई किया जाता है कि जो भी ऑर्डर पास किया है वो कायदे का सब पालन करके किया है या नहीं किया है। उधर उनका नेचुरल लॉ का या कायदे का कोई ऐसा पालन नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है, तो वो ऑर्डर कैंसल हो सकती है और पुरानी कमेटी रिस्टोर हो सकती है। ये पूरा अधिकार प्रोविजंस अपील में आपको मिला जाता है। यस सर। Administrative officer should be given all charges of financial transaction. Can he signing the authority? What are the provisions of taking actions of administrative officer present fake bills? यदि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने कोई गलती किया और उसने कोई फ्रॉड किया, उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते? सर मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी अथोराइज ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या प्राधिकृत कमिटीज अपॉइंटमेंट होती है या प्राधिकृत ऑफिसर, ये सब लायबल होते हैं वो रजिस्ट्रार को, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट किया है उधर के नजदीक के रजिस्ट्रार ऑफिसर ने। तो ऐसे रजिस्ट्रार के पर्सन ने ही कोई लॉ का वायलेशन किया है ऐसा मेंबर्स को दिखता है, तो ऐसे कंप्लेंट्स वो जाके अपने नियर बाय जो रजिस्ट्रार है, उनके जॉइंट रजिस्ट्रार या डीडीआर उनके पास करे, उसके ऊपर इमीडिएट एक्शंस ले सकते हैं उधर के डीडीआर। उनको दो ऑप्शंस है,
उसके ऊपर फाइनेंशियल भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने इलीगल किया है उनको सस्पेंड भी कर सकती है। तो वो पूरा का पूरा प्रोविजन आपके हाथ में मेंबर्स के पास है कि वो अपने नियर बाय डीडीआर या रजिस्टर के पास जाके कंप्लेंट करें। अभी सिंगल ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, 6 महीने के ऊपर हो चुका है, यस, अभी इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अभी Yes. क्या करना चाहिए? ऐसे जगह पे दो प्रोविजंस है। एक है रजिस्ट्रार को आप विनती कर सकते हैं कि ऐसे ऑफिसर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या डे टू डे एक्टिविटीज में सपोर्ट मिलना बहुत कम हो गया है, तो ऐसे ऑफिसर को बदला जाए। ये आपका एक जा सकता है एप्लीकेशन नियर बाय जो भी ऑफिसर ने अपॉइंटमेंट किया ऐसे डीडीआर या रजिस्ट्रार के पास। दूसरा एक ऑप्शन है कि आप, जैसे मैंने बताया, कि आप विद इन द बिल्डिंग की कमिटीज को अपॉइंटमेंट करने के लिए मेजॉरिटी साइंस लेके, अभी ये मेजोरिटी मैंने नहीं बोलूंगा 51% की 60%, ऐसा कोई मेजोरिटी का ये नहीं है, लेकिन मेजोरिटी पर्सन का सिग्नेचर लेके विद इन द बिल्डिंग के जो कमिटीज 3 लोग करके उनका नाम आप प्रपोज कर सकते हैं। उसके ऊपर रजिस्टर सुमोटो या जो भी उनको ठीक लगता है वो उधर लेके उनको ऑफिसर को हटा सकते हैं। ये पूरी प्रोविजंस है टू रिमूव। चंद्रकांत जी, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, डज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैज एन अथॉरिटी टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एनओसी रिक्वायर्ड टू द मेंबर? या अभी इसमें सर एक प्रोविजन लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास पावर्स बहुत लेस रहती है। मतलब जो मेंबरशिप के टाइप के जो क्वेश्चन एनओसीज होती है जिसमें मेंबरशिप देने का संबंध आता है, ऐसे एनओसीज देने का अधिकार प्राधिकृत कमेटी को या जो भी प्राधिकृत अधिकारी है इनको नहीं रहती है। ये पूरे के पूरे अधिकार डीडीआर या जॉइंट रजिस्ट्रार के पास है। लेकिन जो छोटी मोटी एनओसीज होती है, जो रेंट पे जाना है या एकदम बेसिक किसी को कनेक्शन लेने का है इंटरनेट का या कोई प्लम्बिंग का, या ऐसा जो बारीक छोटा मोटा जो बोल सकते हैं जिसमें कोई बड़ा फाइनेंशियल या कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है ट्रांजैक्शन पे, ऐसे एनओसीज देने का रजिस्ट्रार को अधिकार होते हैं। लेकिन वो भी ऐसे ले सकते उसके इंटीमेशन प्रॉपर अपने क्योंकि ये सब काम करता है ऑफिसर, ये ऑन बिहाफ ऑफ अपने रजिस्ट्रार के काम करता है, तो इसके बारे में मंथ टू मंथ उसको इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी है। तो ये अधिकार है जो छोटे मोटे काम में, जो मेजर डिसीजंस होते हैं उधर बिल्कुल प्राधिकृत अधिकारी को। सो इन शॉर्ट मतलब प्राधिकृत अधिकारी जो है वो कोई भी किसी भी तरह के पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता है, yes. किसी भी तरह के सोसाइटी मेंबरशिप के बारे में डिसीजन नहीं ले सकता है, नहीं ले सकते। वो पूरे अधिकार मैनेजिंग कमेटी जो ड्यूली अपॉइंटेड होगी बाद में yes. उसको रहेगा या एजीएम को रहेगा, वो लोग yes. कर सकते हैं। परफेक्ट। नॉर्मल कोई भी ऐसे काम जो हमारे रूटीन की एक्टिविटीज है, जैसे अभी आपने बताया कि एक मीटर ट्रांसफर करने का एक एनओसी देना है या कुछ रेंट के बारे में एनओसी देना है, तो वो सारे चीजें वो कर सकते हैं और उसका इंफॉर्मेशन जो उनके कंसर्न रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहां पे देना मैंडेटरी है, वो जरूरी है। यस यस, परफेक्ट सर। यस यस। So we'll take some more questions. We have I think I'm seeing a lot of questions are coming here. So we are just compiling the question. सुनील शर्मा जी, आप हैं क्या वहाँ पे? सर हूँ मैं। राजीव जी, थोड़ा छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। यस यस यस। और मैं ये चाहूंगा कि कुछ और बताना चाहते हैं चंद्रकांत जी, एडवोकेट चंद्रकांत निगम जी, तो वो बताएं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम, और उसके बाद देखिए 196 मेंबर हो चुके हैं, 195 196 पार्टिसिपेंट्स है। लगभग 200 जो जैसा राजीव जी ने भविष्यवाणी की थी, और वो कहीं करीब सफल हो रही है। तो एक दोस्तों मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर उसके बाद हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार साहब, आ गया बबलू? देख, पिछली बार पेंट लगा के गया था, क्रैक दिखाई दे रहे हैं। इस बार पेंट ठीक ढंग से लगाइयो, चाहे 2 फुट एक्स्ट्रा कर दियो। जी साहब, जाके देख। जी आपको सेक्रेटरी साहब, मैं डॉक्टर आप बड़े सही टाइम पे आए। देखिए, योगा करते हुए कंधे पे मोच आ गई है, जरा देखिएगा। 1 मिनट, ये लीजिए सेक्रेटरी साहब। ठीक है? अरे डॉक्टर साहब, इससे थोड़ी ना ठीक होगा। तो ठीक है,
एक और लगा देता हूँ, डबल कोट। अब ठीक है? अरे डॉक्टर साहब, अंदर की मोच है, अंदर की। पर आपको तो शॉर्टकट पसंद है ना? शॉर्टकट? जी, जैसे कि आपका ये डैमेज। कौन? बबलू? बबलू नहीं, आपकी दीवारें जो कि अंदर से डैमेज और आप बाहर से पेंट लगाकर शॉर्टकट ले रहे हो। तो मैंने भी शॉर्टकट ही लिया ना। पेंट लगाना शॉर्टकट कैसे हुआ? वेरी सिंपल, आइए देखते हैं इस शहर की इमारतों को क्या क्या झेलना पड़ता है। यूवी रेज के डैमेज से लेकर बरसात के पानी के सीपेज तक। और इनसे बिल्डिंग की छत और दीवारों को चोट सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी लगती है। तो चोट का इलाज भी अंदर से होना चाहिए। और पेंट बिल्डिंग की चोट को कुछ देर के लिए छुपा देता है, उसे ठीक नहीं करता। तो पेंटिंग शॉर्टकट ही हुआ ना। हाँ, पर डॉक्टर साहब, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि दरअसल मैं बिल्डिंग का ही डॉक्टर, बाहर क्रैक देखे ले चला आया और ये रहा मेरा प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर फिक्सिट सोसाइटी प्रोटेक्शन प्रोग्राम। उससे क्या होगा? पूरी बिल्डिंग यानी दीवारों से लेकर छत तक का इंस्पेक्शन होगा और सही टूल्स के साथ एक्सपर्ट का डायग्नोसिस होगा। उसके बाद डायग्नोसिस की रिपोर्ट आएगी और उसके हिसाब से इलाज तय किया जाएगा। और अगर आप इलाज करवाने के लिए तैयार हैं तो हमारे ट्रेन सर्टिफाइड वाटरप्रूफर्स पूरी बिल्डिंग की वाटरप्रूफिंग रिपेयर का काम शुरू कर देंगे। डॉक्टर फिक्सिट के एक्सपर्ट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस के साथ फिर ना बाहरी दीवारों पर क्रैक्स रहेंगे और ना ही सीलिंग में सीपेज, ना ही बेसमेंट में लीकेज रहेगा और ना ही कॉलम्स के सरी में जंग, क्योंकि इन सब का सही इलाज मिलेगा डॉक्टर फिक्सिट के पास। इसलिए पहले सही इलाज करवाइए और फिर जितनी मर्जी बैंडेज आई मीन पेंट करवाइए, समझ गए ना? तो बस फिर 1800-09-5504 पर फोन लगाइए और अपनी सोसाइटी में डॉक्टर फिक्सिट सोसाइटी प्रोटेक्शन प्रोग्राम की विजिट बुक करवाइए। जी, इतना आसान। तो सेक्रेटरी जी, आसान सी बात है, याद रखिएगा। बिल्डिंग के मेंटेनेंस में शॉर्टकट यानी बाद में झंझट। इसमें सिर्फ पेंट नहीं, वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट के साथ पूरी बिल्डिंग की एक्सपर्ट डायग्नोसिस और वाटरप्रूफिंग कराइए। और आज ही डॉक्टर फिक्सिट सोसाइटी प्रोटेक्शन प्रोग्राम में शामिल हुई। बिल्कुल, डॉक्टर फिक्सिट के लिए खुद बिग बी बोल रहे हैं कि वाटर प्रूफिंग के लिए जो लीकेजेस है आपकी हाउसिंग सोसाइटी में, आपके घरों में, किस तरह से कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं सभी लोगों को जितने जुड़े हुए हैं, डॉक्टर फिक्सिट फ्री सर्वे करता है। जब पहले आपके हाउसिंग सोसाइटी में जाकर तो आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर फिक्सिट से फ्री सर्वे के लिए। फ्री सर्वे है, आपकी पहले इंफेक्शन के लिए आएंगे, वो देखेंगे कहाँ लीकेज है, क्या है, और फिर वो बजट और कोटेशन बात करें। जी दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं और अभी मैं चाहूंगा एडवोकेट चंद्रकांत निकम जी। चंद्रकांत निकम सर, ये लाइव हो रहा है आपकी फेसबुक आईडी पर। आपकी फेसबुक आईडी पर लाइव हो रहा है, रमेश प्रभु सर की फेसबुक आईडी पर लाइव हो रहा है, सुनील शर्मा की फेसबुक आईडी पर लाइव हो रहा है और MNS टीवी पर लाइव हो रहा है। और बहुत सारे कमेंट्स है, मैं बाद में लूंगा, फेसबुक पे भी कमेंट्स है। आप लोगों के चाहने वाले काफी लोग हैं, ईश्वर की कृपा है सब। राजीव जी, जरा सवाल जो हाइलाइट्स किए वो सवाल ले लीजिए। यस, थैंक यू शर्मा जी। तो चंद्रिका जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे चैट बॉक्स में है। मैं कुछ जो क्वेश्चंस है मैं लेता हूं। सभी क्वेश्चन शायद पॉसिबल नहीं होंगे, लेकिन आप आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप करिए। शर्मा जी बाद में हम कोई सारे क्वेश्चंस चंद्रकांत जी को फॉरवर्ड करेंगे और आपके जो भी उसके अप्रोप्रिएट रिप्लाईज हैं वो आपको फॉरवर्ड रिप्लाई कर दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन चंद्रकांत जी मैं ले रहा हूँ। Administrator was appointed in October 2012. ये गजानन जी का क्वेश्चन है, and hold office till May 2015, but he has not submitted financial account till date. Information has been given time to time to Deputy Registrar, but not solved the issue. What is to be done?
सर ऐसे है, ये क्वेश्चंस पर्टिकुलरली आपके जो नियर बाय रजिस्टर है उनके पास ही रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल पूरा का पूरा जो जॉइंट रजिस्टर या डीडीआर का होता है। तो एक मैंडेटरी है कि रजिस्ट्रार ने जो ऑर्डर पास किया है उसका पालन करे, जो भी ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया है वो पालन करना फोर्सफुली है। वो पालन नहीं कर रहे हैं, उसका वायलेशन हो रहा है ओपनली, तो ऐसे जगह पे उसके बारे में प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पूरे के आपके राइट्स है। आई थिंक सर यहाँ पे इधर issue मैं है। थोड़ा इंटरवीन करना चाहूंगा। हाँ जी सर। राजीव जी, हाँ। ये एक सोसाइटी का सवाल नहीं है। बहुत सही है, राइट, सही बात। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है, हाँ जी, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो जितने भी कमियां हैं वो दूर करने के लिए। बट बहुत केस से ये कहना पड़ता है कि उधर आके उन लोग और मेस करके चले जाते हैं। तो जो नया कमिटी आती है उनको पूरी जो ये एडमिनिस्ट्रेटर ने जो भी गलत काम किया है उसको सुधारना पड़ता है। तो ये नया कमिटी का काम होता है कि जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट है उससे रिकॉर्ड तैयार करना, बुक्स बनाना, फिर ऑडिट करके लेना, और ये उसमें कोई कमी है उस हिसाब से उस ऑथराइज ऑफिसर को शो कॉज नोटिस इश्यू करना। उसके ऊपर कार्रवाई सेक्शन 83 और 88, ये दोनों का कार्रवाई, सेक्शन 83 और 88 का कार्रवाई मतलब उस ऑथराइज ऑफिसर को भी दोषी ठहराते हुए उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, एक इंक्वायरी भी इनिशिएट कर सकते हैं। ये कौन कर सकता है? नया कमिटी कर सकता है, और नया कमिटी को ये सब काम करना है। क्योंकि यदि आप ये अपेक्षा करेंगे 2013 से 2015 तक 2 साल का जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो आज उधर है ही नहीं है, वो सब रिकॉर्ड दे के करे, अकाउंट्स करे और ऑडिट करके दे, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये नया कमिटी जो इलेक्ट आते है उनको ये पूरी जिम्मेदारी लेके काम करना पड़ता है। चंद्रकांत जी, एम आई करेक्ट? यस, मैं इसमें और एक सुझाव करना चाहता हूँ। मैंने जो भी हमारे 73 सेक्शन में इलेक्शन की प्रोसेस होती थी, तो कई सारे सोसाइटीज में नवी मुंबई में मैंने देखा कि कमेटीज के लोग एज अ नॉमिनेशन भर के इलेक्शन के लिए खड़े नहीं होते थे। तो ऐसे बहुत सोसाइटीज में मैंने रिकमेंडेशन किया था कि आप सामने से कमेटी में फॉर्म नहीं भरेंगे, मेंबर के लिए नॉमिनेशन नहीं करेंगे, तो कल आपके सोसाइटीज में एज ए प्राधिकृत अधिकारी करके आएगा और वो जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसका आपको नुकसान होने का बहुत चांसेस है। तो आप सामने से अपना जो संस्था का अधिकार है वो यूटिलाइज करके आप ही अपने फाइनेंशियल आपके हाथ में रखो। कई लोगों को, मेरे को बहुत खुशी लगती है ऐसा कि कई संस्था में मैंने प्राधिकृत अधिकारी का ऑर्डर पास करवा के लिया, उनको बहुत गर्व की बात होती है। ये बहुत गर्व की बात नहीं, ये बहुत दुखद, मैं बोलता हूँ कि तकलीफ की बात है। कि अपना फाइनेंस, अपने जेब के पैसे मैं दूसरे के जेब में डाल के मांग के ले लूं, ये कोई नेचुरल के लिए होता ही नहीं है। तो ये बहुत गलत है। मैं ऐसे लोगों को बहुत कोशिश करवाता हूँ कि ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आए, ये नौबत किसी भी सोसाइटी में नहीं आए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो भी होता है प्राधिकृत अधिकारी वो थर्ड पर्सन होता है, और उसके ऊपर बाद में कायदे कानून की कार्रवाई करने के लिए 2-3 साल चला जाता है। उससे तकलीफ पहुंचने के पहला ऐसा लॉ का फॉलो नहीं हो रहा है, तो मैक्सिमम आपके बिल्डिंग से 3 लोगों का आप नाम सुझाव करें और उधर प्राधिकृत कमेटी मैक्सिमम आने की कोशिश करवाइए। यस, सो आई थिंक ये प्रोविजन जरूर है हमारे बायलॉज में, जैसे रमेश सर ने बोला अभी कि 83-88 का जो सेक्शन है उसके अंदर सोसाइटी जो नया कमेटी फॉर्म हुआ है वो प्रॉपर एक्शन इनिशिएट कर सकती है प्राधिकृत अधिकारी के अगेंस्ट में और कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन ये नौबत ना आए इसके लिए जरूरी है कि हम जो भी सोसाइटी के लोग हैं वो साथ में मिलके काम करें। ये एक उनकी खुद की सोसाइटी है, उनके खुद के पैसे, जैसे चंद्रकांत जी ने बताया कि आपके खुद के पैसे हैं जो आपने लगाए हैं, और कोई तीसरा आदमी जिसको आपकी सोसाइटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो आके उन पैसों का उपयोग ना करे बराबर से, तो शायद ये बहुत ही तकलीफ की बात है। तो हमारा सब सोसाइटी में ये अप्रोच होना चाहिए कि हम एक कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह, एक कोऑपरेशन की तरह, सहकार की तरह अपने सोसाइटी को संभालें, उसको करें, और ऐसा मौका ना आने दें जहां पे कि हमको एक प्राधिकृत अधिकारी की जरूरत पड़े। इसके साथ एक और क्वेश्चन हमारे पास में है, हेमंत जी ने पूछा है, हैविंग अपॉइंटेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टू अ सोसाइटी on grounds of complaint by member of the society,
the said officer runs the show ahead. Now let us assume that after a few months all the differences between the members are resolved and now want to run the society office. What is the recourse now for the society? Can they request to the registrar to now withdraw the administrator? Yes, ये जो क्वेश्चन रेज किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई सारे मतलब मैंने जैसे बताया कि कंप्लेंट किसी कमेटी के मेंबर का डाल के उसको कमेटी बर्खास्त करवाते हैं और बाद में जो तकलीफें पहुंचाती है वो बहुत बेकार तकलीफ में मिलती है। ऐसे जगह पे वो फिर लोग एक साथ आते हैं और वो अधिकार है आपके पास। आप ऐसे आपको लगता है कि आपके विद इन अ बिल्डिंग में मेजॉरिटी आपके साथ आ रहे लोग, तो यू कैन कैंसल, यू कैन मतलब रिवोक नहीं होता है, लेकिन रजिस्ट्रार के पास एक पावर होती है। वो पावर से वो अपना जो भी प्राधिकृत अधिकारी अपॉइंटमेंट किया है उसका ऑर्डर कैंसिल करके उधर बिल्डिंग से ही 3 लोगों का कमेटी अपॉइंटमेंट हो सकती है। ये चांसेस रजिस्ट्रार के पास अधिकार है और ये कर सकती है, लेकिन उसमें आपके बिल्डिंग के एक मेजॉरिटी लोग आना जरूरी है। राइट। सो जैसे आई थिंक जनका जी ने बताया था कि 79A में ये प्रोविजन और ये अधिकार रजिस्ट्रार को है कि वो अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हो, ऑर्डर को रिवोक कर सकती है। लेकिन मैंडेटरी क्या है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर अगर सोसाइटी के उस चीज को उस प्रपोजल को समर्थन देते हैं तो यस ये चीज हो सकती है कि रजिस्ट्रार अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करे और उसको रिवोक कर सके। करेक्ट कंकन जी? करेक्ट सर। यस। सो दूसरा क्वेश्चन है सर, नाउ दैट देयर इज नो परमिशन टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर सोसाइटी who are of less than 250 member, what are the routine jobs can be conducted by caretaker committee? बताता हूँ। अभी जैसे आपने जून 2019 में एक 154 भी चैप्टर आया है, उसके बाद इलेक्शन की गाइडलाइंस क्रिएट करने के लिए उसमें मेंशन किया है। जो गाइडलाइंस अभी तक डिफाइन फाइनलाइज हुआ नहीं है, तो जो भी कमेटीज इलेक्टेड हुई है और जिनका कालावधि खत्म हुआ है, वो कमेटी करके उनका पीरियड खत्म होने से वो डिसीजन मेकर्स नहीं है। वो जैसे हम लोग बोलते हैं कि टेम्पररी जो टाइप के डिसीजंस होते हैं वो डिसीजन वो कमेटी ले सकती है, लेकिन मेजर डिसीजन लेने का उनके पास, वो कमेटी के पास पावर नहीं है। तो चंद्रका जी, अगर कोई ऐसा इशू आता है सोसाइटी में जहां पे सोसाइटी को एक पॉलिसी डिसीजन लेना पड़े, क्योंकि अभी सीन ऐसा चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी हमारा रेनी सीजन है जहाँ पे हमको कुछ मेजर मेंटेनेंस करना है, कुछ मेजर रिपेयर करना है और उसमें कुछ खर्चे ऐसे हैं जो बड़े खर्चे हैं जिसके लिए सोसाइटी को केयर टेकर सोसाइटी को कुछ डिसीजन लेना है। सो कैन दे कॉल एन स्पेशल AGM एंड टेक द डिसीजन? यस, ऐसे टाइम पे उनकी जो कमिटीज होती है, तो कमिटीज को पूरे के पूरे AGM के जो एजेंडाज होते हैं या AGM के जो एजेंडाज है उसको अपने जो नियर बाय DDR ऑफिसर है, जॉइंट रजिस्ट्रार है, उनके पास इन्फॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि ये जो कमेटी है ये केयर टेकर कमेटी है और उनको इन्फॉर्म करके फिर AGM या HGM में जो डिसीजन पास होता है वो फॉलो कर सकती है। उसमें कोई बंधन नहीं है। दे कैन टेक ऑल डिसीजंस। सो मतलब कहने का है कि आप इस टाइप के डिसीजन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना है। आपको नोटिस निकालना है, नोटिस निकाल के DDR को आपका जो भी आपके जुडिक्शन में उनको इन्फॉर्म करना है और उसके बाद आप SGM कंडक्ट करें। उसका जो भी डिसीजन होता है वो आप वापस DDR को इन्फॉर्म करें कि हमने ये इमरजेंसी की वजह से हमने एक स्पेशल AGM कॉल किया है और ये सभी कमेटी मेंबर ने, सभी सोसाइटी के मेंबर लोगों ने इसको समर्थन दिया है और ये हमारा एक्शन है, तो जिससे कि आपको किसी भी तरह का बाद में कोई इसके ऊपर आक्षेप या कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू चंद्रकांत जी, एक आपने अच्छा बताया। एक क्वेश्चन और है जो हमारे पास में, आई थिंक काफी मेंबर्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज द रेमेडी टू द सोसाइटी व्हेन देयर इज नो कोरम एवरी टाइम ईदर इन द मैनेजिंग कमेटी मीटिंग और एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग? सर सेक्शन 78A में यही प्रोविजन दिया है 78 में कि कई कोरम नहीं होता है तो रजिस्टर कैन कैंसिल दैट कमेटी। फिर भी वो कमेटीज का काम है, वो कोरम नहीं हो रहा है तो नया इलेक्शन प्रोसेस करे, और जब तक नया इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है तब तक करंट जो कमेटीज है वो टेम्परेरी कमेटीज करके कार्य करें। मतलब कोई ऐसा आज के तारीख में इलेक्शन के गाइडलाइंस डिफाइन नहीं होने के कारण से उसमें
कोई डिसीजन ले नहीं सकता है कि आपकी कमेटी वैलिड है कि इनवैलिड है। लेकिन एक इसमें है कि आपकी जो कमेटी का कालावधि है वो एज अ कंटिन्यूटी रहेगा, खाली आपको पॉलिसी मेकिंग के डिसीजंस नहीं रहेंगे। सर एक क्वेश्चन है, इन आवर कमिटी माई सेल्फ विद वन मेंबर filed a complaint under section 75(5) of MCS Act, which has been decided ex parte. Subsequently, order has been challenged by the suspended secretary. Honorable Division Joint Registrar rejected his revision application. Now we don't want to give society to administrator. Please suggest a way forward. अभी ये सब आपके रजिस्टर के या डीडीआर के जो अधिकार है 78 के, उसके अनुसार है। आपको आपके सोसाइटी के जीएम बुला के लोगों का आप सिग्नेचर लेके इसके बारे में आप पर्सनली डीडीआर को मिल सकते हैं और उसके बारे में आपके जो अनुकूल डिसीजन है उसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। थैंक यू। रमेश सर, कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? प्रभु सर? ओके, आई थिंक इज नॉट देयर। एक क्वेश्चन और है, आफ्टर कंप्लीटिंग 6 month period of administrator, can registrar hand over charge to any 5 member of the society till regular elections are held? तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन ये है कि जो एक फिक्स टर्म रहता है एडमिनिस्ट्रेटर का 6 महीने का, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, कि वो 6 महीने में इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन उनका टर्म पूरा हो गया एडमिनिस्ट्रेटर का। So can now registrar appoint a member, 5 member from the society to take care about the entire work till the elections are held? इसमें सर ये क्वेश्चंस के आंसर में ये रजिस्टर सुमोटो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या प्राधिकृत अधिकारी को चेंज नहीं करता है जब तक आपके विद इन सोसाइटी के लोगों का एप्लीकेशन उनके पास पहुंच जाए। ये जब तक आपका एप्लीकेशन नहीं पहुंचे तब तक वो जो कुछ कोई ऑफिसर काम कर रहा है उसको कंटिन्यूटी एक्सटेंशन दिया जाता है ऑफिशियली, इसलिए आपको सामने से आना है। हाँ, तो चंदकांत, ये जो कंटिन्यूटी ऑफ एक्सटेंशन है वो कितने टाइम तक और हो सकता है? इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ऑफिशियल 6 महीने का ही लिमिटेशंस है। हाँ। लेकिन ऐसे सिचुएशन पे रजिस्ट्रार अपना अधिकार यूज करके कर सकता है। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो उसमें एकदम क्लियर कट लिखा है 6 महीने के ऊपर किसी भी कमेटी को आप बर्खास्त नहीं कर सकते ज्यादा टाइम। मतलब ये जो कोऑपरेटिव का कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव किया है कि ये एक अधिमंडल होती है, मतलब एक प्रकार का गवर्नमेंट जैसा स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वैसे टाइप का इसको गवर्नमेंट काउंट किया जाता है। मतलब ये खुद के पैर पे खड़े रहते हैं संस्था, कोई फाइनेंस पे नहीं रहते। इसलिए बेसिक ऐसा क्वेश्चन है कि 78 में वो प्रोविजन प्राधिकृत ऐसी जगह पे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, वो कोर्ट में केसेस चालू है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि 6 महीने से किसी को भी अधिकार नहीं है कोई कमेटी को बाजू में रख के काम चलाने का एज अ लॉ। सुनील जी, कुछ क्वेश्चन है कि आपका कुछ अपने पास जो फेसबुक पे कहीं पे है? ओके, फेसबुक का मैं क्वेश्चन लूं उसके पहले मैं इनवाइट करूंगा। और चंद्रकांत जी, निगम बहुत टाइम से बोल रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्सेशन दूंगा कि पानी जूस वगैरह जो आपके आसपास हो वो पी ले और फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। मैं इनवाइट करूंगा फार्म टू होम का जो संकल्पना है और क्या है फार्म टू होम, इसको बताने के लिए शीतल नातू जुड़ी हैं, जो इन्होंने फार्म टू होम बनाया है एप्लीकेशन, पूना से जुड़ी हुई है। शीतल जी वेलकम। शीतल जी अपना माइक अनम्यूट करिए, ऑडियो नहीं आ रहा आपका। ओके, हाँ, यस, वो मुझे एक्सेस नहीं था इसीलिए वो माइक है। यस, ओके, या थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक करने के लिए तो ये फार्म टू होम जैसे उसका वर्ड है दैट दिस कॉन्सेप्ट इज गेटिंग द फार्म प्रोड्यूस टू सोसाइटीज। ये कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? सो इसका नींव रखा गया है महासेवा से ही, और श्री रमेश प्रभु सर का ही कॉन्सेप्ट है। और उन्होंने जब कोविड का ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तब डाली हुई नींव है। तो अब तो सोशल डिस्टेंसिंग तो उठ गया है, अब नाउ व्हाट? बट डू यू थिंक द प्रॉब्लम हैज एक्चुअली गॉन ऑफ? तो आई वुड से नो,
तो ये प्रॉब्लम अब नेक्स्ट वेव आने को है, तो हमें बहुत ज्यादा इसमें वी हैव टू बी मोर केयरफुल एंड विजिलेंट टुवर्ड्स एंड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। तो हमें एक्चुअली में राइट सोर्सेस से, राइट वेंडर्स से, राइट प्रोड्यूस लेना चाहिए, राइट सब्जी, तरकारी, फ्रूट्स राइट कंज्यूम करने चाहिए टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। अब ये फार्मर्स से क्यों, एपीएमसी क्यों नहीं? एपीएमसी मार्केट भी खुला हुआ है, तो फार्मर्स से लेने का फायदा ऐसा है कि वहां पे हम वेरीफाई करते हैं कि कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है ना। उसके बाद सेकंड होता है कि फार्मर ही पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके आपका प्रोड्यूस आपके घर आ जाता है। पैकिंग यानी आपको क्या चाहिए, आपको कांदा चाहिए, आपको लौकी चाहिए, आपको भिंडी चाहिए, आधा किलो चाहिए या व्हाटएवर चाहिए, तो वैसे जो भी आपको चाहिए वो आपको पैक करके आ जाता है। हाउ डू यू order this? You order this through an application which is called farm2home.online that is available on the Play Store. ये प्ले स्टोर में आपको डाउनलोड करना है, आपको देखना है आपकी सोसाइटी है या नहीं। अगर आपकी सोसाइटी है तो आपको जाके शॉप करना है, अगर नहीं है तो हमें रिक्वेस्ट करना है, या तो फिर वहां पे एक रजिस्ट्रेशन बटन है कि रजिस्टर योर सोसाइटी, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फार्मर्स आ सकते हैं। अगर फार्मर्स की अवेलेबिलिटी है उस जगह पे तो आपको फार्म प्रोड्यूस दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा तो यू हैव टू आस्क अस टू इंट्रोड्यूस अ फार्मर इन दैट एरिया वेरेवर यू आर स्टेइंग। तो ये चीज हुई ऐसे दैट हमारा सोशल डिस्टेंसिंग एंड कंटेमिनेशन ड्यू टू टू मच हैंड टच और तो वो सारा हमें ही देखना है। वी ओनली हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स व्हाट वी गिव आवर जनरेशन। तो ये एक चीज हुई। और दूसरी है बात कि हमारे से जुड़ने की। नाउ वी रेकमेंड और वी रिक्वेस्ट, आह्वान करते हैं लोगों को दैट आप एज अ सोसाइटी मेंबर हमसे लें, इस इनिशिएटिव को जुड़े ताकि फार्मर आपके यहाँ तक आ सके। नाउ द फार्मर कैन नॉट कम फॉर 1 order and 2 order from as long distance as Pune and Nasik and places. So he needs a quantum that he can get his गाड़ी in your place. तो 8-10 हजार की उसको ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है। So our request is that societies above 100 flats, 200 flats, or societies who can cluster up, please request the society members or you come together and ये initiative आप चलाएं ताकि आपको फ्रेश अच्छा प्रोड्यूस आपके घर तक आ जाए। सो ये हम लोगों से सबसे नम्र विनंती है। Now I can show you a small AV which explains this thing further. तो आप हमें शेयर की इजाजत दे तो एक छोटा सा AV प्ले करना चाहूंगी। विशाल बामने जी हमारे सहयोगी अलो करें शेयर स्क्रीन के लिए शीतल जी को। तेवीस मार्च 2020 संपूर्ण भारतात लॉकडाऊनची घोषणा। 15 एप्रिलपर्यंत परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता। पनवेल मार्केट पुणे मार्केट यार्ड बंद। तेवीस मार्च 2020 संपूर्ण भारतात लॉकडाऊनची घोषणा। 15 एप्रिलपर्यंत परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता। पनवेल मार्केट यार्ड पुणे मार्केट यार्ड बंद। फळे पालेभाज्या यांची वाहतूक होत नाही आहे। शेतात शेतीमाल तयार होतोय पण तो नेता येत नाही, तर दुसरीकडे बाजारात भाजीपालाच नाही अशी परिस्थिती। यावर काहीतरी मार्ग काढलाच पाहिजे। यातूनच श्री रमेश प्रभू सर यांच्या कल्पनेतून फार्म टू होम ऑनलाईन या संकल्पनेचा जन्म झाला। त्याला प्रत्यक्ष उतरवण्याचे श्रेय जाते शीतल नातू व त्यांच्या टीमला। 15 दिवस रात्र मेहनत करून अनेक तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन त्यांनी ग्राहक ते शेतकरी यांना जोडणारा एक महत्त्वाकांक्षी डिजिटल दुवा तयार केला। या दुव्याद्वारे आता शेतकरी आपला माल थेट प्रत्यक्ष निर्धारित केलेल्या हाऊसिंग सोसायटींपर्यंत अत्यंत सुरक्षितपणे घेऊन जाऊ शकतो। घर बसल्या एका ॲपद्वारे
प्रत्येक ग्राहक आपला हव्या असलेल्या मालाची नोंदणी करतात. या मालाची एकत्रित नोंदणी महासेवक किंवा नेमून दिलेल्या स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्याकडे ती येते. तो त्या मागणीची बाजारभाव व लागणाऱ्या गाडीची व्यवस्था व टोटल किती माल आहे ह्याचे एकत्रितपणे वर्गवारी करून ती यादी शेतकऱ्यांकडे सुपूर्द करतात. सोसायटीवार आलेले हे वर्गीकरण मालाची व्यवस्था करायला शेतकऱ्यांना अत्यंत सोयीचे पडते. दुसऱ्या दिवशी सोसायटीमध्ये जाऊन या मालाची डिलिव्हरी करता येते. माल जेव्हा ग्राहकांना पोचतो तेव्हा ते सेम ॲपद्वारे ओके म्हणल्यानंतर शेतकऱ्याला त्याचे पैसे लगेच ऑनलाईन पेमेंट पद्धतीने सुपूर्द केले जातात. काही दिवसांपूर्वी स्वप्नवत वाटणारी ही गोष्ट आता प्रत्यक्षात उतरली आहे. आंबे, द्राक्ष, कलिंगड, फळभाज्या यांची विक्री पुणे, मुंबई यासारख्या ठिकाणी सुरू होत आहे. अधिकाधिक सोसायटी या उपक्रमात सहभागी होत आहेत. योग्य बाजारभाव, संपूर्ण पारदर्शकता व संपूर्ण मालाचे वितरणाची हमी देणारा हा प्लॅटफॉर्म शेतकऱ्यांसाठी वरदानच ठरणार आहे. तर मग गड्यांनो, वाट कसली बघताय? आजच फोन करा आणि काम सुरू करा. लगेचच काम सुरू करणं महत्त्वाचं आहे आणि आम्ही आहोत. देसाई साहेब, आपण हा जो उपक्रम घेतलेला आहे त्यामुळे वी आर बिल्डिंग मिसिंग लिंक बिटवीन द फार्मर्स अँड कन्झ्युमर्स. जे एपीएमसी आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समिती, ती सुरू होण्यासाठी खूप प्रयत्न झालेले आहेत आणि चालू पण आहे. तरी सुद्धा त्यांना काही अडचणी येतात आणि त्याच्यामुळे काही वेळा माणसं मिळणं किंवा इतर काही अडचणीमुळे 100% कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून सेवा मिळायला थोडासा वेळ लागतोय. परंतु आपण ह्या ज्या गोष्टी आता करतायत की शेतकऱ्याचा त्यांनी उत्पादन केलेला माल, मग त्याच्यात भाजीपाला, फळफळावळ, इतर शेतमाल हा डायरेक्ट कंझ्युमरला त्याच्या दारापाशी मिळणार असेल तर त्याच्यासाठी गरज होती ती असोसिएशनची किंवा फेडरेशनची. ती गरज तुम्ही पूर्ण केलेली आहे. तुमची फेडरेशन याच्यात उतरल्यामुळे मी या हाऊसिंग फेडरेशनला मनापासून धन्यवाद देतो. तुम्ही याचा पुढाकार घेतला म्हणून सीए रमेश प्रभू तुमचे पण आभार. आणि त्याचबरोबरीनं महासेवा आणि इतर ह्या ज्या यंत्रणा आहेत या सगळ्या आलेल्या आहेत आणि सुभाष लाला साहेबांनी यात लक्ष घातले. तेजेंद्र त्यागी यांनी लक्ष घातलेलं आहे. विनोद घोसाळकरांसारखे सहकार क्षेत्रात काम करणारे, सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते याच्यात उतरलेले आहेत. या सगळ्यांच्या एकजुटीमुळे आणि परस्पर सहकार्यामुळे आज लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जेव्हा ग्राहकांना काही वस्तू मिळायच्या बाबतीत अडचणी होत आहेत तर त्यांच्या दारापर्यंत हा जर ताजा शेतमाल आला आणि तो परत वाजवी दरामध्ये, तर खरोखरच ग्राहकांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि ह्या लॉकडाऊनचा जो काळ आहे तो सुसह्य होईल. आणि त्यामुळे ह्या उपक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. माझ्याकडून कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य आपल्याला लागत असेल तर आपण अवश्य सांगा. आम्ही सर्वजण आपल्या बरोबर काम करायला तयार आहोत. आम्हाला त्याचा आनंद होईल. धन्यवाद. सर, धन्यवाद. ये आपने देखा या हाँ जी, ये आपने कॉन्सेप्ट को देखा तो ये जैसे आपके पास वीकली मार्केट है, जैसे पहले भी होता था वीकली मार्केट, वैसे ही ये वीकली मार्केट है बट चेंज ऐसा है कि ये अभी आपके सोसाइटी में आएगा. पहले आप कॉर्नर में जाके बड़े बहुत सारे कॉलोनीज में आता था ना, एवरी सोसाइटी में वो आने लगेगा और डायरेक्ट पैक होके आएगा ताकि ये साफ सुथरा और अनकंटामिनेटेड आपके घरों तक पहुंचे. ये ऐसी हमारा कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगी. आपके चैट बॉक्स के चैट के मैसेजेस में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप प्लीज डाउनलोड करें और इसमें मैक्सिमम लोग इसमें जुड़ जाएं, ऐसी हमारी विनंती है ना. बिल्कुल शीतल जी, आपका नंबर भी शेयर करें, नंबर और मेल आईडी भी शेयर करें. लोगों की डिमांड है, चैट बॉक्स में लोग बता रहे हैं. थैंक यू जी, धन्यवाद. शीतल नातू जी पुणे से जुड़ी थी, बताया उन्होंने फार्म टू होम किस तरह से दिलासा दे रहा है कंज्यूमर को और फार्मर्स को. और ये एक वीकली मार्केट आपके द्वार, आपकी हाउसिंग सोसाइटी के द्वार, इस तरह का उन्होंने बताया. तो एक बहुत अच्छा प्रयास है. आप जुड़े
और किस तरह से आपकी हाउसिंग सोसाइटी में पूना, मुंबई में तमाम जहां जहां आपको चाहिए वो अरेंज करके दे रही है। एक एप्लीकेशन के जरिए आप अपने किसानों के जो दिए गए प्रोड्यूस हैं, वेजिटेबल फूड्स वगैरह फ्रेश, वो पैकिंग के साथ में आपके घरों में डायरेक्ट मिल पाएंगे। धन्यवाद। नंबर शेयर कर रहे हैं आप, नंबर ले लें। दोस्तों मैं कल का प्रोग्राम आपको बता दूं, कल का हमारा ठीक 11 बजे ठीक कॉन्फ्रेंस रहता ही है। सब्जेक्ट है हमारा डीम कन्वेंस। डीम कन्वेंस में सब्जेक्ट है इश्यूज कनेक्टेड टू एरिया क्लेम इन ए कॉमन लेआउट। सब्जेक्ट फिर से बता रहा हूं मैं, दोस्तों देख सकते हैं आप, ब्रोशर रेडी है। हाउसिंग कॉन्फ्रेंस डीम कन्वेंस इश्यूज कनेक्टेड टू एरिया क्लेम इन ए कॉमन लेआउट। कीनोट स्पीकर है सीए अनुज योगेश रावल है, युवा है और अनुभव ले रहे हैं। योगेश रावल जी के सुपुत्र हैं, प्रसिद्ध जो सीए हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके सुपुत्र सीए अनुज योगेश रावल कीनोट स्पीकर रहेंगे। और हमारे मॉडरेटर रहेंगे एडवोकेट नरेश भाई हैं, जो पैनल एडवोकेट है महासेवा के और हाईकोर्ट एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस करते हैं हाईकोर्ट में। तो सब्जेक्ट बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है दोस्तों। डीम कन्वेंस में जो इश्यूज कनेक्टेड हैं टू एरिया क्लेम इन ए कॉमन लेआउट, तो जरूर जुड़े इसमें। और आपको ऐसे तमाम दोस्तों जो आपको यदि इसके इनविटेशंस वगैरह नहीं मिल रहे तो आप मुझे डायरेक्ट गुड मॉर्निंग बोले एवरी डे मॉर्निंग 8-9 बजे। मैं डायरेक्टली लोगों को लिंक भेजता हूँ, मैसेज करता हूँ और पासवर्ड आईडी देता हूँ, इनविटेशन पहुंचाता हूँ, नंबर सेव करके। तो मेरा नंबर नोट कर ले कृपया, नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे इनविटेशन भेजे, मैं इनविटेशन भेज रहा हूँ तमाम सभी लोगों को, तो आप मेरा नंबर नोट कर लें। एवरी डे के जो इनविटेशन है कॉन्फ्रेंस के वो हम आपको बता रहे हैं। नंबर नोट करें 9920378133। नंबर रिपीट कर रहा हूं एक बार 9920378133। सुनील शर्मा। आप मुझे इस मोबाइल पर इस व्हाट्सएप नंबर है सेम, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि मुझे नेक्स्ट डे का या जो भी आपको इनविटेशन चाहिए तो हम इसको डायरेक्टली इनविटेशन भेज देंगे। आपका नंबर सेव करके आपका नाम बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जैसा मैंने बताया कल का सब्जेक्ट ये है हमारा। और मैं आपको बता दूं राजीव सर आपका माइक अनम्यूट हो गया, माइक अनम्यूट करिए सर आपका। सुनील शर्मा जी माइक, हाँ जी बोलिए। राजीव जी हाँ, कुछ चैट बॉक्स में अभी कुछ सवाल आए हैं तो जरा ले लें उनको। यस। तो यस, तो टेकिंग फॉरवर्ड आई थिंक देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चन चंद्रकांत जी। If registrar is required to supersede the present managing committee under section 78A of the MCS Act and required to consult federal society to which the society is affiliated, but deliberately not take consultation and allowing the present committee to continue, then what should be the proper course of action? Please advise us to what proper course of action is required to be taken against such DCRs. DDR कहने का मतलब होगा। ठीक है। पर्टिकुलर ये क्वेश्चंस है कि किसी मेंबर्स ने करंट कमेटी के ऊपर एलिगेशंस किया है और उसके लिए ये क्वेश्चंस है। तो जो भी कमेटी करंट है उनका वायलेशन हो रहा है और उसका प्रॉपर अपने ग्रुप के साथ डीडीआर या रजिस्ट्रार के पास गए हैं, उसके ऊपर रिस्पेक्टिव ऑफिसर ने उसका सस्पेंडेड बोलो या कमेटी को 6 साल के लिए बर्खास्त नहीं किया है, ऐसे कार्रवाई में आप स्ट्रेट जो मंत्रालय में कोऑपरेटिव मिनिस्टर के जो दालन है उधर आपका एप्लीकेशन जा सकता है और उधर से आपको योग्य तो न्याय उसमें मिल सकता है। बचा बात फेडरेशन का इन्फॉर्म करना रजिस्ट्रार का जरूरी है, लेकिन फेडरेशन ने 45 डेज में कोई रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब उसके ऊपर फेडरेशन को कुछ बोलना नहीं है, ऐसा स्टैंडर्ड कंसिडरेशन क्रिएटेड है। yes. एक क्वेश्चन है, कैन अ मेंबर ऑफ सोसाइटी बी अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय इन दिस सोसाइटी? मैं रिपीट करूं चंद्रकांत जी? यस सर प्लीज। ओके। Can a member of the society
be appointed as a employee in the society. मतलब वो सोसाइटी का मेंबर है और उसको सोसाइटी में ही कुछ काम दिया गया है, तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? किसी ऑफिस बेरर है कि नॉर्मल मेंबर है? नहीं, क्वेश्चन में लिखा है मेंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब कमेटी मेंबर्स है। वी कैन प्रिज्यूम बोथ वेज। हम दोनों का रिप्लाई दे सकते हैं कि हाँ। अगर कमेटी मेंबर है तो क्या, अगर सोसाइटी का मेंबर है तो क्या, दोनों पोजीशन में हम रिप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। कमेटी मेंबर्स कैन टेक अ कंट्रीब्यूशन, मतलब जो भी उसका क्या बोलते हैं, भत्ता बोलते हैं, वो लेने का अधिकार है, लेकिन उसको काम करके करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब वो कोई मीटिंग करता है या कोई ऑफिशियल वर्क के लिए बाहर जाता है, तो उसका जो मेहनताना है वो लेने का एजीएम में या एमसी के जो अप्रूवल बेसिस है उनके गाइडलाइंस, उसके ऊपर ले सकता है, वो अधिकार है, लेकिन उसको एज अ एम्प्लॉय करके रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं इसमें एक छोटा क्लैरिफिकेशन देता हूं। चंद्रकांत जी मैं थोड़ा सा इधर दुरुस्ती करना चाहता हूँ। यस। देखिए, एक सोसाइटी में एज ए मेंबर ऑफ द देना चाहता है, एज ए मैनेजर ऑफ द सोसाइटी, एज ए अकाउंटेंट ऑफ द सोसाइटी, करेक्ट। तो अपना प्रोफेशनल सर्विस देना चाहता है और उसके लिए मूल्यांकन दूसरे जगह में देना पड़ता है। उसके जगह में यदि वो सोसाइटी का ही मेंबर करता है और अच्छा करता है, उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई कायदे में ऐसा कोई प्रावधान है। यदि हम लोग सेक्शन 65 जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम आता है, सेक्शन 65 में आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि उधर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो आप जैसा बताया कि यदि वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर है तो उधर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आता है। वो खुद को अपॉइंटमेंट किया जैसा होता है और खुद को ही पेमेंट दिया ऐसा होता है, वो उन्होंने अवॉइड करना चाहिए। ए नॉर्मल मेंबर ऑफ द सोसाइटी ही कैन गिव दिस सर्विस एंड देन ही कैन अर्न द सैलरी or he can be an employee. I don't think there is any restriction. An employee can always be a member of the society, but an employee cannot be a member of the managing committee. That is the whole thing which I want to bring it to the knowledge. आपको क्या बोलना है सर? इसमें सर अगर मानिए एक मैनेजिंग कमेटी का मेंबर कोई सर्विस दे रहा है या उसका कुछ ऐसे पास में सुविधा है जो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी के लिए, और अगर वो बाकी कंपैरेटिव जो वेंडर्स है उनसे उसका कॉस्टिंग अच्छा है, तो उसमें भी वो आई थिंक कमेटी मेंबर कैन डू दिस वर्कर प्रोवाइडेड ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, सो अगर मानिए सपोज अगर मैं कमेटी का सेक्रेटरी हूं और मेरे पास में कुछ ऐसी सुविधा है जो मैं सोसाइटी को दे सकता हूं, तो वो प्रपोजल के लिए मुझे उस डिसीजन का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसमें इसका ध्यान रखना है कि मैं वो डिसीजन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो कमेटी मेंबर उस चीज को सर्विस देते हैं तो वो उस डिसीजन के लिए उस टाइम पे उसमें हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। बाकी कमेटी मेंबर उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं और वो सर्विसेज दे सकते हैं। रमेश जी, एम आई करेक्ट सर? Okay, so moving to the next question, I have another very interesting question. The secretary, chairman, treasurer, secretary appoints the auditor as per their own choice by mutual compromise on all the violations, and auditor tries to oblige, and without manually auditing the accounts of the society, the balance sheet is prepared. The secretary, chairman, treasurer does not distribute the company's set of statutory audit report to the member of the society and fool the members of the society. Kindly guide what action can be taken against the errant auditor and office bearer in such violations. See, आप MCS एक्ट में सेक्शन 75 देखेंगे तो 75 AGM की प्रोसीडिंग लिखा हुआ है। तो कोई भी सोसाइटी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होती है उसमें अपॉइंटमेंट एज पर सेक्शन 75 होना मैंडेटरी है। मतलब जो भी सेक्रेटरी ने या ट्रेजरर ने जो भी नाम सुझाया है वो एजीएम में नाम होना चाहिए और वो मिनट्स में अपलोड होना चाहिए। वो नहीं है तो ऐसा कोई भी पर्सन को ऑडिट करने का उसका अधिकार नहीं है, भले वो कमेटी ने फुल्ली उसको पावर दिया तो भी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका एजीएम में सेक्शन 75 के स्वरूप में हुआ है कि नहीं हुआ, ये आप देख लीजिए। और उसके बावजूद
उसके बावजूद वो एजीएम में अप्रूव हुआ है, उसके बाद भी उनमें सेक्शन 81 के स्वरूप में जो ऑडिट का प्रोसीडिंग है उसको फॉलो नहीं किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या बाकी के इनकम टैक्स के नॉर्म्स हो, उसको दखल अंदाजी नहीं दिया है प्रॉपरली, तो उसके बारे में आप री ऑडिट के लिए अपना डीडीआर या जॉइंट रजिस्टर के पास आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो इन केस अगर आपका ऑडिटर आपके एजीएम में अगर अपॉइंट नहीं हुआ है, तो वो केस में अगर वो ऑडिटर बैलेंस शीट का ऑडिट करते हैं, सो कैन वी कंसीडर दैट बैलेंस शीट एज ए नल एंड वाइड? या यू हैव टू अप्लाई टू सी नल एंड वाइड कभी होएगा जब भी उसके ऊपर अथॉरिटी ने कुछ लिखा रहे। अथॉरिटी कौन है आपके? we can make a complaint to the registrar on this. Yes, and they should decide कि ये invalid है कि valid है। Okay. खुद नहीं बोल सकते हम लोग। So ऐसे केस में जहां पे जो क्वेश्चन है कि अगर ऑडिटर हमने एजीएम में 75 के तहत अपॉइंट नहीं किया है, तो उस केस में मेंबर कैन मेक अ कंप्लेंट टू द रजिस्ट्रार that the auditor was not appointed by the AGM and hence this balance sheet should be considered as a null and void. और उसके बेसिस पे ऑडिट जो रजिस्ट्रार है वो अपना एक्शन लेगा और उसके बेसिस पे आगे आप इसका कार्रवाई कर सकते हैं। Okay. सर एक क्वेश्चन है, whether nominee must be a legal heir? अभी इसके ऊपर मैं ये क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, ऑलरेडी रमेश बाबू सर ने और बाकी लोगों ने क्लियरिफाई कर चुके हैं कि नॉमिनेशन जो भी भरा जाता है दे आर ओनली टेक केयर ऑफ दैट प्रॉपर्टीज, नॉट एज अ ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ये पर्टिकुलर प्रॉपर लिखा हुआ है, कोर्ट केसेस भी उसमें सुप्रीम कोर्ट तक हुआ है। बीच में खाली एक केरला का कुछ हाई कोर्ट का जजमेंट लेके कई सारे मैसेज पूरे ग्रुप में फैलाया था, तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अलग था। वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल लागू नहीं है। तो आज के डेट में हमारा जो भी नॉमिनेशन लिखवाया है दैट इज नॉट ओनरशिप ऑफ दैट नॉमिनी पर्सन, ही इज ओनली टेक केयर ऑफ दैट योर प्रॉपर्टी फॉर टेम्परेरी पीरियड। ऑलराइट सर, whether section 78 of the MCS Act is applicable to the CHS after amendment with effect from 9/3/2019 by insertion of chapter 12B? आप इसके बारे में दो चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि 78 चैप्टर में इंक्लूड किया गया है कि जो गवर्नमेंट के फंड से जो संस्था चलती है उसके ऊपर 78 एक्टिव है। जो 78 जिधर गवर्नमेंट के फंडिंग्स नहीं होती है उधर नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा लॉ में प्रोविजन दिया है कि उसका रजिस्ट्रार के पास उसके डिसीजन मेकर्स के पावर है। तो हम इसके ऊपर कई सारे केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, कई सारे रिजल्ट्स भी आ गए हैं, लेकिन ये 78 पूरा का पूरा रजिस्ट्रार का पावर है, तो वो अनुसार आप करंटली एक्टिव है 78। Right. Okay. Sir, a question और है, many members have not paid maintenance dues, but because of majority, they requested to administrator to call special general meeting and they passed resolution to increase the parking charges of only few members and not for all members. So the question is that administrator can accept the request of defaulting member and the member in majority can pass such partial applicable increase resolution. सर इसमें बहुत क्लियर पिक्चर है कि डिफॉल्टर मेंबर्स को अपना बोलने का अधिकार पूरा का पूरा है। उसको हम कई भी तरीके से उसको मीटिंग में ना बोलने का करके अधिकार दे नहीं सकते हैं। खाली डिफॉल्टर मेंबर को हम इलेक्शन के टाइम पे रोक सकते हैं, वो भी स्टैंड होने के टाइम पे। वो इलेक्शन, वो डिफॉल्टर है और वो इलेक्शन के नॉमिनी भरवा रहा है फॉर्म अपना, तो वो टाइम खाली उसको रुकवा सकते हैं। बाकी सब जगह डिफॉल्टर कैन स्पीच एंड दे कैन, मतलब जो भी उसको बोलना है ही कैन स्पीक। आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं। So defaulter can take participate in the AGM, can give their opinion, can cast their vote, but only at the time of election if he is contesting the election, and then there is a provision that he cannot do it because of the default is there in his account. So I think it's very, very clear positions are there in the bylaws and the MCS Act. Sir, one more last I think question I'll pick up now. If the managing committee has failed to convene a meeting during lockdown
period since March 2020 until date, can they be debarred for not attending meeting for 3 consecutive months? Please guide. सर डिबार्ड करने को कोई भी प्रोविजन है वो कंटिन्यूटी 3 मीटिंग का अभी लॉकडाउन के टाइम पे कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो महामारी है जागतिक महामारी है, वर्ल्ड वॉर टाइप की। तो ऐसे कंडीशन में ये डिबार्ड का आप यूज मत कीजिए, क्योंकि आपके सोसाइटी के नाम के आगे लिखा है कोऑपरेटिव। आप ये कोऑपरेटिव वर्ड को आप आपके इम्पोर्टेंस यूज करके उसको डिबार्ड के एक्शंस मत लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर चैलेंज होएगा तो आपका ये क्रैश हो जाएगा, इसलिए ये डिबार्ड में नहीं जा पाएगा। और साथ में मैं आप सबको ये भी बता दूं कि रिसेंटली कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन ने एक सर्कुलर जारी किया है, जहां पे उन्होंने ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन में मैनेजिंग कमिटीज ऑथोराइज और कैन टेक द मैनेजिंग कमिटी मीटिंग यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूजिंग द वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जहां पे वो जो उनको मंथली मीटिंग करना है वो लोग कर सकते हैं, एंड वो सारी मीटिंग विल बी कंसीडर एज एन ऑथराइज्ड मीटिंग। तो प्रोविजन हैज बीन मेड ऑलरेडी, सो वो रिलैक्सेशन ऑलरेडी दिया है कोऑपरेशन कमिश्नर ने, सोसाइटी कमिश्नर ऑफ सोसाइटीज ने, कि आप सोसाइटी कमेटी जो है वो इस तरह से या तो व्हाट्सएप के द्वारा या फिर जूम या गूगल मीट, इसके द्वारा वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपना मंथली मीटिंग कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ये इशू इस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है। तो आई थिंक ये प्रोविजन ऑलरेडी मेड करे हुए, और बहुत ही अच्छे से सर आपने सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया। रमेश सर जी, मैं आपका भी शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने समय समय पर आके क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा क्लियरली रिप्लाई दिए। सो थैंक यू वेरी मच चंद्रकांत सर आज आने के लिए, और आपका एक कितना अच्छा अनुभव शेयर किया आपने। लास्ट टाइम भी खाली एक लास्ट में एक खाली बोलना चाहता हूँ। हम लोग जब भी सेक्शन 77A से 79A की यूज करना चाहते हैं, इसमें आप आपका कंट्रोल करके आप यूटिलाइज करो, ना कि सोसाइटी को घाटे में जाए या सोसाइटी को तकलीफ में जाए। ऐसा मैं सब मेंबर्स को निवेदन करता हूँ कि ऐसा कोई भी एप्लीकेशन मत कीजिए, ताकि उधर कमेटी बर्खास्त हो और कोई थर्ड पार्टी पर्सन आपके हाथ में चले जाए। ये मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप आज सेक्शन 81 का यूटिलाइज करो, सेक्शन 83 यूज करो, सेक्शन 88 यूज करो, और बाकी आपके पास बहुत सारे दिया है वो आप यूज करो। 78 के हिसाब से कमेटी बर्खास्त करने की ज्यादा करके मत यूज करो। थैंक यू चंद्रकांत सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। और ज्यादातर हमारे सोसाइटीज में जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, दो चीजों की वजह से होते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, लोगों को लगता है कि शायद सोसाइटी कुछ चीजों में छिपा रही है, बता नहीं रही है, अकाउंट्स नहीं दिखा रही है, या कुछ कम्युनिकेशन हमारे पास टाइम पे नहीं होता है। और दूसरा है एक ट्रस्ट, जो ट्रस्ट बिल्डिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कमेटी मेंबर्स के ऊपर रखने के लिए, क्योंकि वो लोग आपके लिए एक वॉलंटरी काम कर रहे हैं, एक काम ऐसा कर रहे हैं जो अपना पर्सनल टाइम निकाल के सोसाइटी को दे रहे हैं और आपको सभी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर कमेटी मेंबर का ये राइट बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें और उनको कोऑपरेट करें। हमारा जो सॉफ्टवेयर है mysociety.com ऑल्सो इस चीजों को बहुत हद तक लेके जाता है, लोगों को सपोर्ट करता है, लोगों को ज्वाइन करता है और काफी चीजों में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इस तरह की और भी बहुत चीजें अवेलेबल है मार्केट में। तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे होगा कि आप एक ऐसा सिस्टम सोसाइटी में लेकर आए जिससे कि हमारे सदस्यों के बीच में और कमेटी के बीच में एक अच्छा सा हार्मनी रिलेशन बने, एक ट्रांसपेरेंसी बने, एक ट्रस्ट बिल्ड हो, जिससे कि ये सारे जो प्रोविजन की हम बात करते हैं उनकी शायद हमको जरूरत ना पड़े। और जैसा कि चंद्रकांत जी ने बोला कि हमारे सोसाइटी के आगे लास्ट में लिखा है कोऑपरेटिव, उसका हम भरपूर उपयोग करें, उसका हम उद्देश्य जो उसका संकल्प, उसका कारण है, उसको हम अपने अपने सोसाइटी में पूरी तरह से उसको फुलफिल करें। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच सुनील शर्मा जी, रमेश सर एंड चंद्रकांत जी, आप आए और हमको यहाँ पे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। ओवर टू शर्मा जी। थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि जैसे इम्यूनिटी सिस्टम आपका अच्छा रहेगा तो आप कोरोना से बचे रहेंगे, कोरोना से लड़ पाएंगे। और उसी प्रकार यदि आपका हाउसिंग सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, सौहार्दपूर्ण भाव आपका वातावरण बनाना हाउसिंग सोसाइटी में, तो आपको सकारात्मक और कोऑपरेटिव रूप से सोचना जरूरी है।
आपकी जो सोच है वो कोऑपरेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इस तरह की अपील करते हुए दोस्तों मैं आपको बता दूं, एडवोकेट चंद्रकांत निगम जी आपका नंबर, आपकी मेल आईडी शेयर करें, कुछ जो सवाल है वो आपसे लोग सवाल पूछ सके। और फेसबुक पे क्या कमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक पे कमेंट्स लिखते हैं, मोहिंदर सिंह रोका है, सर गुड मॉर्निंग, आई एम मच प्राउड द यू आर गिविंग गाइडेंस एंड पीपल अबाउट हाउसिंग सोसाइटी। ये भी इनका अच्छा है, दुआ कर रहे हैं आपके लिए, प्रे कर रहे हैं। ईश्वर रामचंदानी जी वेरी गुड। राहुल पै का अच्छा कमेंट है। अजय रथ जी हैं, सुरेंद्र विदानी जी हैं, और इन तमाम लोगों के भी सवाल है यहाँ पे भी। सर 78 अप्लाई, तो इस तरह का है। तो कृपया आप जो है फेसबुक पर जितने तमाम लोग हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एडवोकेट चंद्रकांत निगम जी ने, उनकी मेल आईडी शेयर करेंगे फेसबुक पर, वो खुद अपने खुद फेसबुक पर लाइव है और अपनी आईडी पे हैं, तो शेयर करेंगे, तो आप उनकी मेल आईडी पर सवाल कर सकते हैं। और चैट बॉक्स में उनकी मेल आईडी शेयर हो चुकी है, उनके नंबर शेयर हो चुके हैं, तो कृपया उनसे आप जितने पार्टिसिपेट है आप सवाल कर सकते हैं मेल आईडी पर, उनसे पूछ सकते हैं दोस्तों। चंद्रकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और आपके जो बेबाक अंदाज, एक सरल स्वभाव है आपका, और आपका अनुभव है, वो शेयर करते रहिए अलग अलग सब्जेक्ट पे, लोगों के बीच में आते रहिए, ताकि इस लॉकडाउन में हम कितना लोगों को एजुकेटेड कर सके। और आपको किसी प्रकार की कंसल्टिंग या इनके लिए सुझाव चाहिए, आप एडवोकेट चंद्रकांत निगम जी से बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं दोस्तों। और आखिरी में चंद्रकांत निगम जी, राजीव जी का धन्यवाद बोलते हुए तमाम जो पार्टिसिपेट है दोस्तों, उन सभी का धन्यवाद बोलता हूं मैं। महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से दोस्तों, कल का मैंने सब्जेक्ट बताया आपको, और लास्ट में मैं इस आज की इस कॉन्फ्रेंस को, वेबिनार को समापन करते हुए, आज की आज्ञा लेते हुए, आप सभी से सबको धन्यवाद देते हुए, योगेश 70 के दशक में योगेश जी हुए, बड़े अच्छे गीतकार हुए योगेश जी, पिछले दिनों उनका निधन हो चुका है। तो उनके गीत में आपको बता दूं, आजकल तो एक गाना बड़ा उनका पॉपुलर हो रहा है, ये लॉकडाउन और ये कोरोना के चक्कर में, रिमझिम गिरे सावन, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। 70 के दशक में ये गाने सब आप लोगों को पता होगा दोस्तों। और आज ऐसे योगेश जी, जिसका उन्होंने, योगेश जी जैसे गीतकार, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, मनपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। जैसे अमर अग्रवाल जी को हमने, उनके चंद्रकांत जी के निगम के दोस्त खास रहे, वो उनका देहावसान हो गया, तो उनको श्रद्धांजलि दी। ऐसे ही हम योगेश जी जो 70 के दशक के प्रसिद्ध गीतकार हुए, उनका निधन हुआ, उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए दोस्तों, उनका गीत है और जो अभी लॉकडाउन में बड़ा अच्छा चल रहा है, किशोर कुमार साहब ने गाया है, किशोर कुमार साहब ने, मैं गाना। सुनील जी आपका आवाज वापस आई थिंक म्यूट हो गया है। यस, ये फोन, इनकमिंग फोन आते हैं ना, तो यस, तो किशोर कुमार साहब की आवाज है, और हमारे योगेश जी जो पिछले दिनों उनका निधन हुआ, बड़े अच्छे गीत लिखे उन्होंने, उनका बोल है, और ये आज के जो उदासी भरे दिन है उन पर है दोस्तों। गाने के बोल इस तरह हैं, कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, अंधेरे मतलब कोरोना, कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। दोस्तों उदासी भरे दिन है आज, लेकिन निश्चित ही ढलेंगे। हमारी सरकार के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी जी, और हमारे जो राज्य के मुखिया उद्धव ठाकरे जी, उनको इस तरह के निर्णय तो ले रहे हैं और पैकेजेस भी दे रहे हैं, तो तमाम इंडस्ट्री को, जो रियल एस्टेट, हाउसिंग इंडस्ट्री, तमाम राहत देने की उपाय खोज रहे हैं, और कोरोना से भी निपटने के तमाम उपाय खोज रहे हैं दोस्तों, और वैक्सीन जल्दी और भारत बना के लेके आए, इस तरह की अपील करते हुए दोस्तों, इस तरह की शुभकामना देते हुए मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूं, और लास्ट में कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा, इस तरह की अपील करते हुए सभी का धन्यवाद महासेवा और एमएनएस की तरफ से। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।